नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस लेक्चर में हम ऐसे 530, 540 और 550 का डिटेल में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे 530, देखो इसका नाम क्या है, ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग वैसे तो ये स्टैंडर्ड क्या है, सी कैटेगरी होता है, लेकिन क्या है बहुत अटैम्प्ट से ये स्टैंडर्ड आया नहीं है, तो क्या पता ऐसे दे दे। वैसे एकदम सी कैटेगरी है, बहुत कम आते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन बहुत अटैम्प्ट से आया नहीं है, तो हो सकता है कि इस बार आ जाए। तो चलो अभी से हम इससे स्टार्ट करते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब क्या है। इस ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब क्या है, देखो सैम्पलिंग का मतलब क्या है, 100 आइटम से प्रोसीजर ना लगाना। क्यूरेटर क्या करे, 100 आइटम से प्रोसीजर ना लगा के कुछ आइटम से प्रोसीजर लगाए, तो यही क्या होती है ऑडिट सैम्पलिंग। जैसे एग्जांपल लिया, मान लो वोटर ने देखा कि टोटल 1000 बिल्स हैं। वोटर ने क्या देखा, टोटल 1000 बिल्स हैं, तो उसने क्या बोला कि मैं 1000 के 1000 बिल्स चेक नहीं करूंगा। वोटर ने क्या बोला, मैं 1000 के 1000 बिल्स चेक नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा 1000 के 1000? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1000 के 1000 बिल्स चेक करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑडिटर ने क्या बोला, मैं कितने बिल्स चेक करूंगा, 100 बिल्स चेक करूंगा। तो ऑडिटर ने जो सैंपल साइज सेलेक्ट की, जो सैंपल सेलेक्ट किया कि मैं कितने बिल्स चेक करूंगा, 100 बिल्स चेक करूंगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल साइज। इसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल साइज, कि मैं कितने बिल्स चेक करूंगा, 100 बिल्स 1000 में से, तो ये क्या कहलाती है, सैंपल साइज। अब बोला गया कि ऑडिटर क्या कर रहा है, 1000 बिल में से क्या चेक कर रहा है, 100 बिल्स ही चेक कर रहा है। टोटल बिल्स कितने हैं, 1000 है, ऑडिटर चेक कितने कर रहा है, ओनली 100 बिल्स। तो ये बिल्स चेक सिलेक्ट कैसे करना ऑडिटर को, ये जो ऑडिटर 100 बिल्स चेक कर रहा है, ऑडिटर बिल्स सिलेक्ट कर रहा है, तो ऑडिटर सिलेक्ट कैसे करेगा। तो बोला गया कि ऑडिटर को ये 100 बिल्स इस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि सभी बिल्स के पास, सभी 1000 बिल्स के पास क्या हो, चांस ऑफ सिलेक्शन हो, सभी 1000 बिल्स के पास सिलेक्ट होने का चांस होना चाहिए। इस तरह से ऑडिटर को क्या करना है, 100 बिल्स को इस तरह से ऑडिटर को सिलेक्ट करना है। जैसे एक एग्जाम्पल, ऑडिटर ने बोला कि मैं तो क्या करूंगा, जून जुलाई के हुए, नवंबर दिसंबर के, इनके बिल देख लूंगा, बाकी के नहीं देखूंगा। तो बताओ क्या सभी बिल्स के पास सिलेक्शन का चांस हुआ या फिर नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इस तरह से ऑडिटर को सैम्पलिंग नहीं करनी। ऑडिटर को कैसे करनी है सैम्पलिंग, इस तरह से करनी है कि सभी बिल्स के पास क्या होना चाहिए, चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये हो गई ऑडिट सैम्पलिंग की डेफिनेशन कि ऑडिट सैम्पलिंग क्या होती है। अब आए इसमें पॉपुलेशन भी होता है। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है भाई, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ये जो टोटल 1000 बिल्स है, जिसमें से ऑडिटर क्या कर रहा है, 100 बिल सिलेक्ट कर रहा है, ये टोटल 1000 बिल्स, इसे ही क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसे ही क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन बोला जाता है। तो देखो क्या लिखा है, एंटायर सेट ऑफ डाटा, जिसमें से ऑडिटर क्या करता है, सैंपल सिलेक्ट करता है, उसे क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन। तो 1000 बिल्स ही क्या हो गए, पॉपुलेशन हो गए। तो ये तो फालतू बातें थी। अब आ जाओ इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क या रिस्क फैक्टर्स इन सैम्पलिंग टेक्निक। अब ऑडिटर जब सैम्पलिंग करता है ना, तो सैम्पलिंग के कारण कुछ रिस्क आती है। सैम्पलिंग रिस्क की देखो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है कि बेस्ड ऑन सैंपल, कि सैम्पलिंग के कारण जो ऑडिटर जो कंक्लूजन दे रहा है, तो हो सकता है कि वो कंक्लूजन सही ना हो। यही होती है सैम्पलिंग रिस्क, कि सैम्पलिंग करने के कारण ऑडिटर जो कंक्लूजन दे रहा है, हो सकता है कि वो कंक्लूजन सही ना हो। यही होती है सैम्पलिंग रिस्क की डेफिनेशन। तो सैम्पलिंग रिस्क के कारण बताया जाता है कि 2 टाइप की एरनेस कंक्लूजन आ सकती है। सैम्पलिंग के रिस्क के होने के कारण, सैम्पलिंग रिस्क की वजह से 2 टाइप्स की एरनेस कंक्लूजन हो सकती है। तो हम दोनों टाइप को डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सी टाइप की एरनेस कंक्लूजन आ सकती है सैम्पलिंग करने के कारण। कि ऑडिटर क्या कर रहा है, वैसे तो टोटल 1000 बिल्स है, लेकिन ऑडिटर क्या बोलते हैं, मैं तो 100 बिल्स ही चेक करूंगा। तो इस 100 बिल्स को चेक करने के कारण ऑडिटर की 2 टाइप्स की एरनेस कंक्लूजन कौन कौन सी आ सकती है, वो हम देखने जा रहे हैं। पहली टाइप देखो, पहली टाइप की एरनेस कंक्लूजन देखो। इसमें देखो मैं टीओडी वाले को आपको डिटेल में समझाता हूँ कि मान लो ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहा है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने का मतलब ऑडिटर वाउचिंग वेरिफिकेशन कर रहा है। ऑडिटर क्या कर रहा है, वाउचिंग वेरिफिकेशन कर रहा है उन 100 बिल्स की। 1000 बिल में से ऑडिटर 100 बिल्स की क्या कर रहा है, वाउचिंग वेरिफिकेशन कर रहा है, उनके अच्छे से इंस्पेक्शन वगैरह कर रहा है। तो ऑडिटर ने देखा कि ऑडिटर को 100 बिल्स के अंदर कोई भी मान लो गलतियां नहीं मिली। ऑडिटर को उन 100 बिल्स के अंदर ऑडिटर को कोई भी गलतियां नहीं मिली। अब तो ऑडिटर ने क्या सोचा कि मैंने तो 100 बिल्स चेक कर ली, सैम्पलिंग कर ली, उनके अंदर कोई भी गलतियां नहीं है। तो ऑडिटर ने क्या मान लिया कि यानी बाकी बिल्स में भी कोई गलती नहीं है। तो बताओ जब ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा, तो क्या ओपिनियन दे देगा कि इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू है। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन एक्चुअल में क्या था, जो बाकी 900 बिल्स बच गए थे, रिमेनिंग बताओ कितने बिल्स बच गए थे, 900 बिल्स, जो कि ऑडिटर ने चेक नहीं करे थे। इसमें से मान लो 2-4 बिल्स ऐसे थे जिसमें क्या थी, मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी। वो क्या बिल थे, बड़े बड़े अमाउंट के बिल थे, उनमें क्या थी, मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी। लेकिन ऑडिटर ने क्या करी, सैम्पलिंग करी। ऑडिटर ने क्या करी, 100 बिल्स चेक करी। ऑडिटर ने तो देखो क्या करा, 100 बिल्स ही चेक करी, और इन 100 बिल्स में ऑडिटर को क्या नहीं मिली, इन 100 बिल्स के अंदर ऑडिटर को बिल्कुल भी गलतियां नहीं मिली, बिल्कुल भी बड़ी गलतियां नहीं मिली। इसलिए ऑडिटर ने क्या दे दिया, क्लियर ओपिनियन दे दिया, ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया। ऑडिटर ने बोल दिया कि अनमोडिफाइड ओपिनियन है, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी बड़ी गड़बड़ी नहीं है। ऑडिटर ने अपना ये ओपिनियन दे दिया, जबकि एक्चुअल में क्या थी, मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी। तो ये होती है पहली टाइप की एरनेस कंक्लूजन, कि सैम्पलिंग के कारण क्या हो सकता है कि ऑडिटर क्या दे दे, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे। ये होती है पहली टाइप की। इसमें टीओसी का भी बता रखा है, तो इसको स्पीड से बता देता हूँ
कि मान लो वोटर क्या कर रहा था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहा था। क्या कर रहा था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मतलब कंट्रोल्स की टेस्टिंग। तो सारे कंट्रोल्स तो देखेगा नहीं, तो सैम्पलिंग के बेस पर कंट्रोल्स की टेस्टिंग कर रहा था। कंट्रोल्स की जब उसने सैम्पलिंग के बेस पर टेस्टिंग करी ना, तो उसे कंट्रोल्स एकदम अच्छे लगे। क्या लगे इसको, कंट्रोल्स इफेक्टिव लगे। लेकिन एक्चुअल में क्या थे, कंट्रोल्स एंटिटी के बेकार थे। एक्चुअल में क्या थे, बेकार थे। तो इससे भी क्या आ जाएगा, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। अब कैसे आते हैं इसको हम एकदम डिटेल में रेगुलर लेक्चर में देखते हैं। यहाँ पे समझाने में तो बहुत टाइम निकल जाएगा इसको। तो बस अभी आप इतना समझ लो कि पहली टाइप की सैम्पलिंग रिस्क क्या होती है, कि सैम्पलिंग से क्या हो जाता है, सैम्पलिंग करने से इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन हो सकता है। क्या हो सकता है, आउटर क्या दे दे, ओपिनियन ही गलत दे दे। अब सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप कि मान लो ऑडिटर क्या कर रहा था, ऑडिटर कर रहा था टेस्ट ऑफ डिटेल्स। क्या कर रहा था ऑडिटर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहा था किसकी, इन 100 बिल्स की। क्या कर रहा था, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अब मान लो ऑडिटर क्या कर रहा था, सैम्पलिंग कर रहा था ना 100 बिल्स की। सैम्पलिंग ही तो कर रहा है, क्योंकि टोटल बिल्स तो कितने हैं, 1000 बिल्स हैं। ऑडिटर तो क्या कर रहा है, 100 बिल्स चेक कर रहा है। अब क्या हुआ, ऑडिटर को उन 100 बिल्स के अंदर ही कुछ गड़बड़ियां मिल गई। ऑडिटर क्या हुआ, उन 100 बिल्स के अंदर ही कुछ बड़ी गलतियां मिल गई। तो ऑडिटर क्या सोच रहा है, ऑडिटर ये सोच रहा है जब मुझको इन 100 बिल्स के अंदर ही गड़बड़ियां मिल गई, तो ऑडिटर क्या सोच रहा है, तो बाकी बिल्स में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करने लग जाता है, एडिशनल वर्क करने लग जाता है। तो ऑडिटर क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा, और बिल्स और चेक करूंगा। जैसे ऑडिटर ने क्या कर रहा था, 100 बिल्स चेक कर रहा था, तो ऑडिटर ने बोला कि जब मेरे को 100 बिल्स के अंदर ही गड़बड़ियां मिल गई, तो ऑडिटर बोलता है कि मैं और क्या करूंगा, और 100 बिल्स और चेक करूंगा। तो ऑडिटर का क्या हो गया, काम बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ, ऑडिटर को क्या लगा कि बाकी बिल्स में भी गड़बड़ियां हो सकती हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या था, उन बाकी बिल्स में कोई गड़बड़ियां थी नहीं। बाकी बिल्स में कोई गड़बड़ियां थी नहीं। तो इससे क्या हो गया, ऑडिटर का काम बिना बात में बढ़ गया। इसी कारण से ये भी एक सैम्पलिंग रिस्क है। पहले में तो क्या हो रहा था, ऑडिटर ओपिनियन ही गलत दे रहा था। दूसरी रिस्क में क्या हो रहा है, ऑडिटर का काम बिना बात ही बढ़ रहा है, कि ऑडिटर को कुछ मिलना भी नहीं है, लेकिन बिना बात ही ऑडिटर का क्या हो रहा है, बिना बात ही ऑडिटर का काम बढ़ रहा है। ऑडिटर के बिना बात ही पसीने छूट रहे हैं कि ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ डिटेल्स करी सैम्पलिंग लगाकर। तो ऑडिटर को उन्हीं बिल्स के अंदर क्या हो गई, गड़बड़ियां मिल गई। तो ऑडिटर को लगा जब मेरे को इनके अंदर ही गड़बड़ियां मिल गई, तो ऑडिटर क्या करने लग जाता है, और ज्यादा मेहनत करने लग जाता है, और बिल्स चेक करने लग जाता है, जबकि उनके अंदर कोई गड़बड़ियां ऑडिटर को मिलती नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में होती भी नहीं है। तो ये होती है सेकंड टाइप की, ये होती है सेकंड टाइप की सैम्पलिंग रिस्क। तो ये दोनों हमने देख ली। तो सैम्पलिंग रिस्क हमने देख ली कि सैंपल करने की वजह से 2 टाइप्स के एररोनियस कंक्लूजन आ सकते हैं। 2 टाइप्स के एररोनियस कंक्लूजन आ सकते हैं। पहला हो सकता है, पहले से क्या होगा, ऑडिटर क्या कर दे, ओपिनियन ही गलत दे दे। तो ये वाला ज्यादा खतरनाक होता है। पहली टाइप की रिस्क ज्यादा खतरनाक होती है कि क्या, कि ऑडिटर क्या कर दे, कंक्लूजन ही गलत दे दे। और दूसरे में क्या है, कि ऑडिटर का क्या हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा बिना बात ही। ऑडिटर को कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन काम बढ़ जाएगा। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इन सैम्पलिंग रिस्क को रिड्यूस करने का कोई तरीका तो होगा ना, ऑडिटर कुछ काम तो करता ही होगा जिससे कि सैम्पलिंग रिस्क रिड्यूस होती हो। तो हम आगे देखेंगे, इसी स्टैंडर्ड के अंदर आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सैम्पलिंग रिस्क, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका। अब आ जाओ नेक्स्ट, सैंपल साइज। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका सैंपल साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग। सबसे पहले देखो आप सैंपल साइज, सबसे पहले देखो सैंपल साइज। तो अब ऑडिटर जो सैंपल सिलेक्ट करेगा, जैसे ऑडिटर ने बोला कि 1000 बिल्स हैं, उसमें से कितने बिल्स सिलेक्ट करूंगा, 100 बिल्स सिलेक्ट करूंगा। तो ऑडिटर ये सैंपल साइज निकालेगा कैसे, ऑडिटर सैंपल साइज निकालेगा कैसे, तो ये निकालेगा ऑडिटर आरएमएम के बेस पर। याद करो ऑडिटर क्या निकालता है 315 में, आरएमएम कैलकुलेट करता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ध्यान से सुनना, अगर मान लो आरएमएम क्या होती है, कम आती है, तो ऑडिटर क्या करेगा, सैंपलिंग भी कम करेगा, सैंपल साइज कम रखेगा। लेकिन अगर आरएमएम ज्यादा होती है, मतलब बड़ी गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, गलतियां होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा, सैंपल साइज भी ज्यादा रखेगा। और जैसे ऑडिटर क्या कर लेगा, सैंपल साइज ज्यादा रखेगा, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये सैंपलिंग रिस्क वैसे अपने आप ही कम हो जाएंगी। सैंपलिंग रिस्क क्या होगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। तो सैंपल साइज ज्यादा रखने से सैंपलिंग रिस्क कम हो जाती है। अब ये पॉइंट तो देखो मैंने आपको पहले बता दिया, क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटर को सैंपल इस तरह से सिलेक्ट करना है ताकि सभी बिल्स के पास क्या हो, चांस ऑफ सिलेक्शन हो। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ऑडिटर को कोई भी भेदभाव नहीं करना, इस तरह से सिलेक्ट करना सैंपल कि सभी बिल्स के पास क्या हो, सिलेक्ट होने का चांस हो। इस तरह से ऑडिटर को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट, मेथड्स, प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल। सैंपलिंग कैसे करनी है, इसके कुछ मेथड्स बता रखे हैं। ऑडिटर को सैंपलिंग करनी कैसे, उसके कुछ मेथड्स बता रखे हैं, वो देखते जाओ। सैंपलिंग के मेथड्स, पहला है रैंडम सिलेक्शन। पहला क्या है, रैंडम सेलेक्ट करना। कि ऑडिटर को 1000 बिल में से क्या करना है, 100 बिल सिलेक्ट करना है। तो ऑडिटर कैसे करेगा, रैंडम सिलेक्शन। ये रैंडम सिलेक्शन कैसे होता है, एक सॉफ्टवेयर आता है रैंडम नंबर जनरेटर या रैंडम नंबर टेबल के नाम से। ऑडिटर उसमें क्या करता है, सारा डाटा डाल देता है, और फिर वो सॉफ्टवेयर आपको क्या कर देगा, रैंडमली आपको सैंपल सेलेक्ट करके दे देगा। तो ये होता है रैंडम सिलेक्शन। एक होता है, देखो दूसरा मेथड क्या है, सिस्टमैटिक सिलेक्शन। सिस्टमैटिक सिलेक्शन, इसमें ऑडिटर क्या करता है, सैंपलिंग यूनिट्स को सैंपल साइज से डिवाइड कर देता है। क्या करता है, सैंपलिंग यूनिट्स को सैंपल साइज से डिवाइड कर देता है। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ऑडिटर जो चेक करने जा रहा है ना, जो एरिया, उसमें कितने बिल्स हैं, मान लो 200 बिल्स हैं।
एग्जाम्पल लो कितने बिल्स है 200। अब उस एरिया में ऑडिटर ने देखा कि वहाँ पे क्या है, रिस्क कम है। मैंने क्या बताया था, जब रिस्क कम होती है तो ऑडिटर क्या करेगा, सैंपल साइज कम रखेगा। तो ऑडिटर ने बोला देखो 200 बिल्स है और इस एरिया में क्या है, RMM कम है। तो ऑडिटर ने बोला मैं क्या करूंगा, कम चेकिंग करूंगा, मैं ओनली 4 बिल्स चेक करूंगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, 200 बिल्स डिवाइडेड बाई 4 बिल्स, तो ये क्या आ गया, 50 आ गया। तो ये अब क्या करेगा ऑडिटर, क्या करेगा, हर 50th बिल को चेक करेगा, हर 50th इंटरवल वाली बिल को चेक करेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ऑडिटर ने पहला बिल ले लिया 50 नंबर वाला, तो दूसरा बिल कौन सा होगा, 100 नंबर वाला, तीसरा बिल कौन सा होगा, 150 नंबर वाला, और चौथा कौन सा होगा, 200 नंबर वाला। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ऑडिटर ने पहला बिल ले लिया 5th नंबर वाला, तो दूसरा बिल कौन सा होगा, 55 नंबर वाला, और तीसरा बिल कौन सा होगा, 105 वाला, चौथा कौन सा होगा, 155। इस तरह से ऑडिटर क्या कर लेते हैं, सैम्पलिंग इंटरवल निकाल लेता है। किसके अंदर, सिस्टमैटिक सिलेक्शन में। सिस्टमैटिक सिलेक्शन में ऑडिटर क्या करता है, एक सैम्पलिंग इंटरवल निकाल लेता है और उस सैम्पलिंग इंटरवल के अकॉर्डिंग बिल्स उठाता है। उस सैम्पलिंग इंटरवल के अकॉर्डिंग ऑडिटर क्या करता है, बिल्स उठाता है। और ये निकलती कैसे सैम्पलिंग इंटरवल, इसका फॉर्मूला है सैम्पलिंग यूनिट डिवाइडेड बाई सैम्पलिंग साइज। अब देखो थर्ड मेथड क्या है, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग। कुछ नहीं करना, क्या इसमें, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। और जैसे ऑडिटर ने बोला कि जो भी 50 लाख से ऊपर के बिल होंगे उनको चेक करूंगा, मतलब जो बड़े बड़े अमाउंट के बिल है उनको चेक करूंगा। तो ये हो गई मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग। है फजाड़ी, इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, फालतू होती है फजाड़ सिलेक्शन, नाम से पता चलता है फजाड़ली कुछ भी काम कर लेना, मतलब अपने मन से जो मन करा वो उठा लिया, जैसे कुछ भी हाथ में आ गए वो उठा लिया, तो ये होता है फजाड़ सिलेक्शन। अब हुआ नेक्स्ट लास्ट ब्लॉक सिलेक्शन। ये भी ऑडिट में ज्यादा यूज नहीं होता, ब्लॉक सिलेक्शन। अभी आपको समझ आ जाएगा ये ब्लॉक सिलेक्शन ज्यादा यूज क्यों नहीं होता। इसका मतलब क्या है, एक ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना। जैसे ऑडिटर ने बोला कि मैं क्या करूंगा, जून जुलाई के बिल सिलेक्ट करूंगा, वो बिल उठाऊंगा, नवंबर दिसंबर के बिल उठाऊंगा। क्या करूंगा, जून जुलाई के बिल उठाऊंगा, नवंबर दिसंबर के बिल उठाऊंगा, और बाकी कोई भी बिल नहीं देखूंगा, बाकी कोई भी महीनों की बिल नहीं देखूंगा। तो बताओ, ये बताओ बेकार क्यों है ये वाला मेथड, क्यों यूज नहीं होता। हमने अभी अभी देखा था सैंपल किस तरह से ऑडिटर को सिलेक्ट करना है कि सभी बिल्स के पास क्या होना चाहिए, चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ब्लॉक सिलेक्शन में सभी बिल्स के पास चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता, ब्लॉक सिलेक्शन में सभी बिल्स के पास चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता, इस कारण से। तो ये भी हमने देख लिया। अब देखो इसमें एक टेक्निक बता रखी है स्ट्रैटिफिकेशन, एक टेक्निक बता रखी है स्ट्रैटिफिकेशन। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, चाहे आप कोई सा मेथड देख लो, रैंडम सिलेक्शन देख लो, सिस्टमैटिक सिलेक्शन देख लो, मॉनेटरी यूनिट, सब में कुछ ना कुछ कमी है। रैंडम सिलेक्शन में हो सकता है कि क्या करते, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ रैंडम सिलेक्शन का, इसमें देखो क्या हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर को बोल दो कि मुझे 100 बिल सिलेक्ट करके दे दे रैंडमली। तो हो सकता है कि जो रैंडमली क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करके दे रहा है, तो हो सकता है कि वो छोटे छोटे अमाउंट की बिल सिलेक्ट करके दे दे और बड़े अमाउंट का एक भी बिल सिलेक्ट करके ना दे, तो दिक्कत हो जाएगी। इस कारण से देखो एक बहुत अच्छी टेक्निक है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, इससे बहुत फायदे होंगे ऑडिटर को। तो इसमें ऑडिटर करता क्या स्ट्रैटिफिकेशन में, पहले समझो क्या करेगा। ऑडिटर डिवाइड करेगा पॉपुलेशन को, सब पॉपुलेशन में, मतलब जितने भी बिल्स हैं उनको सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर देगा। कैसे करेगा, एक स्लैब बना के। क्या कैसे करेगा, स्लैब बना के डिवाइड करेगा, एक स्लैब बना के। जैसे एग्जाम्पल लूँ, हमारे एग्जाम्पल में देखो टोटल बिल्स कितने हैं, 1000 बिल्स हैं। टोटल बिल्स कितने हैं, 1000 बिल्स। तो स्लैब बना दिया उसने, अप टू 1 लाख के बिल, फिर अप टू 5 लाख के बिल, उसके बाद अप टू 20 लाख के बिल, और उसके बाद मोर देन 20 लाख के बिल। तो उसने स्लैब बना दिया। तो उसने देखा अप टू 1 लाख के कितने बिल्स हैं टोटल, यहाँ पर 700 बिल्स हैं, और अप टू 5 लाख के कितने हैं, 200 है। फिर उसने देखा अप टू 20 लाख के कितने हैं, 90 लाख है, और मोर देन 20 लाख के कितने हैं, 10 बिल्स। अब इसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, इसके बाद ऑडिटर टेक्निक लगाएगा। अब ऑडिटर बोलेगा देखो ये जो बड़े अमाउंट के बिल है ना, 10 बिल्स, ये मैं सारे के सारे चेक करूंगा। मतलब ऑडिटर ने क्या लगा दिया, एक तरह से मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग लगा दी। बताओ मॉनेटरी में क्या होता है, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन होता है। ऑडिटर ने क्या बोला, इसमें तो मैं मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग करूंगा, सारे के सारे बिल्स चेक करूंगा। फिर ऑडिटर ने देखा मोर देन 5 लाख बट अप टू 20 लाख के 90 बिल्स हैं, यानी ये भी बिल्स क्या है, बड़े अमाउंट के हैं। तो इसमें ऑडिटर ने कहा मैं इसमें से 30 बिल्स चेक करूंगा। और 30 बिल्स कैसे सिलेक्ट करेगा ऑडिटर 90 में से, इसके लिए ऑडिटर कोई भी टेक्निक लगा सकता है। इन 30 बिल्स के लिए, इन 30 बिल्स को सिलेक्ट करने के लिए ऑडिटर कोई भी टेक्निक लगा सकता है। और फिर ऑडिटर ने देखा कि जो अप टू 5 लाख के बिल है वो कितने हैं, 200 बिल्स है। तो ऑडिटर ने बोला इसमें मैं बस 20 बिल क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, इनकी चेकिंग कर लूंगा। फिर ऑडिटर ने देखा अप टू 1 लाख के जो एकदम छोटे छोटे अमाउंट के हैं, ये कितने, ये 700 बिल्स हैं। ऑडिटर ने बोला इनमें मैं कितना कर लूंगा, ओनली 20 बिल्स चेक कर लूंगा। इस तरह से ऑडिटर ने क्या करा, स्ट्रैटिफिकेशन करके क्या कर दिए, मेथड लगा लिए। इस तरह से ऑडिटर ने क्या करा, पॉपुलेशन को डिवाइड करके, पहले ऑडिटर ने क्या करा, पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, किस अकॉर्डिंग, स्लैब के अकॉर्डिंग। उसके बाद ऑडिटर ने क्या कर दी, उसके बाद ऑडिटर ने ये सारे मेथड लगा दिए, किस पर, इन बिल्स पर। सैम्पलिंग के लिए ऑडिटर ने क्या करा, ये सारे मेथड लगा दिए। तो ये होती है स्ट्रैटिफिकेशन, इससे बहुत ज्यादा फायदे हो जाते हैं। अब देखो हमारे एग्जाम्पल में हमने सैम्पलिंग साइज क्या ली थी सैम्पलिंग साइज 100 बिल्स। अब देखो ऑडिटर ने ये स्ट्रैटिफिकेशन किया, तो आप सारे काउंट करो, अप टू 1 लाख ऑडिटर कितने चेक करे, 20, फिर अप टू 5 लाख कितने ऑडिटर चेक करे, 20, अप टू 20 लाख के कितने करे, 30 बिल्स, और मोर देन 20 लाख के सारे कर रहे हैं कितने, 10 बिल्स। इन सबको ऐड करो कितना आ रहा है, 80 बिल्स आ रहे हैं। जबकि ऑडिटर ने पहले सैंपल साइज कितनी रखी थी, 100 बिल्स रखी थी।
लेकिन जब स्ट्रेटिफिकेशन नहीं करा था ऑडिटर, तब बताओ सैंपल साइज क्या थी, 100 बिल्स थी। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन करने से क्या हो गया, देखो स्ट्रेटिफिकेशन टेक्निक यूज करने से क्या हो गया, सैंपल साइज कम हो गई, सैंपल साइज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, सैंपल साइज क्या हो गई, कम हो गई, यानी ऑडिटर को थोड़ी कम और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी फायदा हो जाता है किससे, स्ट्रेटिफिकेशन से। तो इसे ही बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे लिख रखा है यूसेज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, कि स्ट्रेटिफिकेशन से क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, सैंपल साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सैंपल साइज हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी ऑडिटर को कम मेहनत लगेगी। फिर दूसरा भी देखो एकदम लॉजिकल लिखा गया, क्या लिखा गया है, लार्ज वैल्यू आइटम पे एफर्ट्स लगेंगे ऑडिटर के। खुद देखो आप, स्ट्रेटिफिकेशन में ऑडिटर ने क्या करा, ऑडिटर ने बोला जो मोर देन 20 लाख के बिल थे, मतलब सबसे बड़े वाले बिल थे, वो तो मैं सारे चेक करूंगा। और फिर जो अप टू 20 लाख के थे, मोर देन 5 लाख बट अप टू 20 लाख, इसमें भी ऑडिटर ने क्या बोला कि इसमें भी मैं कितने करूंगा, 30 बिल्स करूंगा। मतलब जो ज्यादा वैल्यू के आइटम्स है उनमें ऑडिटर क्या कर रहा है, ज्यादा चेकिंग कर रहा है। तो यही बोला गया स्ट्रेटिफिकेशन से क्या हो जाएगा, जो बड़े वैल्यू के आइटम्स है उन पर ऑडिटर क्या कर पाएगा, ज्यादा मेहनत कर पाएगा, ज्यादा मेहनत कर पाएगा। अब लास्ट देखो, ये स्टूडेंट को समझ नहीं आता, ये क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर क्या कर पाएगा, मिस स्टेटमेंट को सेपरेटली प्रोजेक्ट कर पाएगा, मिस स्टेटमेंट को सेपरेटली क्या कर पाएगा, प्रोजेक्ट। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, आप समझो, इसको समझो आप। ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। अब देखो ऑडिटर क्या करने लग गया, उसने सैंपल सेलेक्ट कर लिए कि भाई इन 700 में से मैं कितने करूंगा, 20 करूंगा, इन 200 में से कितने करूंगा, 20 करूंगा, 90 में से 30 करूंगा, और बचे हुए 10 है जो सबसे बड़े अमाउंट के सारे करूंगा। तो ऑडिटर ने चेकिंग स्टार्ट करी ना, तो इन 20 बिल्स में ऑडिटर को कोई गलती नहीं मिली, कोई भी गलती ऑडिटर को नहीं मिली। फिर ऑडिटर ने इन 200 बिल्स में से जब 20 बिल्स चेक करे, इनमें भी ऑडिटर को मान लो कोई गलती नहीं मिली। ऑडिटर ने जब ये सबसे बड़े वाले 20 लाख वाले, मोर देन 20 लाख वाले 10 बिल्स सारे के सारे चेक करे, इनमें भी ऑडिटर को गलती नहीं मिली। लेकिन ऑडिटर ने जब 30 बिल्स चेक करे ना, ये जो मोर देन 5 लाख बट अप टू 20 लाख वाले थे, इन 30 बिल्स में से ऑडिटर को किन में क्या मिल गई, इनमें से किसी में ऑडिटर को क्या मिल गई, गलतियां मिल गई। ऑडिटर को क्या मिल गई, इनमें से गलतियां मिल गई। और मैंने क्या बताया था सैम्पलिंग रिस्क में, जैसी ऑडिटर को गलतियां मिल जाती है तो ऑडिटर क्या सोचता है कि भाई जैसे मेरे को इन 100 बिल्स में गलतियां मिल गई, तो बाकी बिल्स में तो गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो ऑडिटर क्या करने लग जाता है, ज्यादा मेहनत करने लग जाता है। अब बताओ, यहाँ पे जैसे ऑडिटर को गलती मिली ना, तो ऑडिटर क्या सोचेगा कि इन 30 बिल्स के अंदर ही मेरे को गड़बड़ियां मिल गई, तो बाकी बचे हुए बिल्स में तो गड़बड़ियां हो सकती हैं। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन में देखो एक फायदा क्या हो गया, ऑडिटर को गड़बड़ी कहाँ मिली, इस वाले स्लैब में मिली, इस वाले स्लैब में ऑडिटर को गलती मिली। तो ऑडिटर जब ज्यादा मेहनत करेगा ना, तो ऑडिटर इसी स्लैब में करेगा, ऑडिटर बाकी स्लैब को छुएगा तक नहीं, ऑडिटर बाकी स्लैब को छुएगा तक नहीं, उनको देखेगा तक नहीं। तो ये फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऑडिटर स्ट्रेटिफिकेशन नहीं करता, उसे गलती मिल जाती, तो ऑडिटर क्या करता, ऑडिटर कोई भी फिर बिल्स उठाता, ऑडिटर या तो इनमें से उठाता या फिर इनमें से भी उठाने पड़ते उसको, इन वालों में से भी उठाने पड़ते, सारे में से उठाने पड़ते, अगर वो स्ट्रेटिफिकेशन नहीं करता तो। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन करने की वजह से क्या पता चल गया ऑडिटर को कि मुझे कौन सी स्लैब में गलती मिली है। तो ऑडिटर अगर एक्स्ट्रा मेहनत भी करेगा ना, तो क्या करेगा, ऑडिटर इसी स्लैब में करेगा जिसमें ऑडिटर को गलती मिली है। तो ये फायदा भी हो जाता है, ये भी बहुत बड़ा फायदा है। तो ये भी हमने देख लिया यूसेज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन कि क्या हो जाएगी, मिस स्टेटमेंट प्रोजेक्ट हो जाएगी सेपरेटली। तो ये हमने पूरा समझ लिया स्ट्रेटिफिकेशन। अब देखो ऑडिटर ने सारे काम कर लिए, हमने क्या क्या समझ लिया, हमने पहले इनकी डेफिनेशन वगैरह देख ली, फिर देखा सैम्पलिंग के कारण दो टाइप की रिस्क आती है। एक तो क्या हो सकता है ऑडिटर का ओपिनियन ही गलत हो जाए, दूसरे से क्या हो जाता है, हो सकता है कि ऑडिटर बिना बात ही एक्स्ट्रा काम करे, बिना बात में मेहनत करे। फिर हमने देखा सैंपल साइज कैसे सिलेक्ट करनी है, उसके बाद मेथड देखे कि क्या क्या मेथड्स होते हैं। लेकिन मेथड्स में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो सबसे बढ़िया तरीका रहता है स्ट्रेटिफिकेशन करना, उसके बाद मेथड लगाओ। पहले क्या करो, स्ट्रेटिफिकेशन करो, पॉपुलेशन को स्लैब में डिवाइड करो, उसके बाद क्या करो, मेथड लगाओ, उसके बाद क्या करना चाहिए, ये मेथड लगानी चाहिए। तो ये होता है स्ट्रेटिफिकेशन। अब आया इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, लास्ट टॉपिक। ऑडिटर ने देखो सारे काम कर लिए, ऑडिटर ने सारे काम कर लिए, ऑडिटर ने सारे काम कर लिए, उसने सैम्पलिंग कर ली, सब कर लिया उसने, सैंपल सेलेक्ट कर लिए, सारे काम कर लिए, चेकिंग कर ली। अब उसे क्या हुआ, सैम्पलिंग करने पर उसे क्या मिले, रिजल्ट मिले। जब उसने चेकिंग करी तो उसे क्या मिले, रिजल्ट मिले। तो ऑडिटर क्या करेगा रिजल्ट का, तो देखो क्या लिखा है, ऑडिटर इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ सैंपल। क्या करेगा, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा रिजल्ट्स ऑफ सैंपल एंड सी वेदर सैम्पलिंग प्रोवाइड द रीजनेबल बेसिस फॉर एंटायर पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे ऑडिटर ने सैम्पलिंग कर ली, उन बिल्स को ऑडिटर ने चेक करा जो ऑडिटर ने सैंपल में सिलेक्ट करे थे। अब ऑडिटर देखेगा उनसे रिजल्ट क्या आया, ऑडिटर देखेगा कि सैम्पलिंग करने से जो रिजल्ट मिला है क्या वो रीजनेबल है क्या, कि सैंपल से जो मुझे रिजल्ट मिला है वो रीजनेबल है क्या। और अगर ऑडिटर को लगता है कि सैंपल से जो मुझे रिजल्ट मिला है वो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, ऑडिटर को लगता है कि जो सैंपल से जो मुझे रिजल्ट मिला है वो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, तो ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट को जाके बोलता है कि जो भी गलती मिली है ना इसको इन्वेस्टिगेट कर। मैनेजमेंट को जाके बोलता है कि जो भी गलती मिली है, उस मैनेजमेंट को जाके बोलता है कि बता कि ये गलती क्यों आई। मैनेजमेंट जाके पूछता है कि गलती क्यों आई, और उसको बोलता है कि गलतियां सही कर दे। क्या करता है, जैसे उसे लगता है कि सैंपल के कारण जो रिजल्ट आया वो रीजनेबल नहीं है, तो मैनेजमेंट को जाके बोलता है
कि ये बता कि गलतियां क्यों आई, और से लगता है कि मैनेजमेंट सही लॉजिक दे रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा, फिर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कुछ झोल कर रहा है, कुछ फ्रॉड कर रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, अपनी अपनी आरएमएम बढ़ा देगा। क्या कर देगा, आरएमएम बढ़ा देगा। आरएमएम बढ़ गई तो बताओ क्या होगा, सैंपल साइज बढ़ा देगा, यानी ऑडिटर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपने हिंदी में बता दिया। तो देखो इसका मतलब क्या है, ऑडिटर जैसे ही रिजल्ट सैम्पलिंग करने से रिजल्ट आ जाएंगे ऑडिटर के पास। रिजल्ट का मतलब क्या है, ऑडिटर को पता चल जाएगा कि कुछ मिस स्टेटमेंट मिली या फिर नहीं मिली। ये है रिजल्ट का मतलब कि ऑडिटर ने सैम्पलिंग करी, ऑडिटर के पास क्या आ गए, रिजल्ट आ गए। तो ऑडिटर फिर ये इवेल्युएट करेगा, ये देखेगा कि जो रिजल्ट आया है ना वो रीजनेबल है कि नहीं। ऑडिटर ये देखेगा कि रीजनेबल है कि नहीं। फिर ऑडिटर ये देखेगा रीजनेबल नहीं है तो आप बोलोगे सर रीजनेबल नहीं है पता कैसे चलेगा, तो अब इसका एग्जाम्पल होता समझ आएगा। मान लो एक ऐसा एरिया था जहां पे क्या थी, एक ऐसा एरिया था जहां पे क्या थी, आरएमएम कम थी, आरएमएम कम थी। तो ऑडिटर ने वहां पे क्या रखी होगी बताओ, सैंपल साइज भी कम रखी होगी। अब ऑडिटर ने जब वहां पे टेस्ट ऑफ डिटेल्स करी ना, तो ऑडिटर को क्या हुआ, इस एरिया के अंदर ही जहां पे आरएमएम कम थी उस एरिया में ऑडिटर को क्या मिल गई, बड़ी मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गई। ऑडिटर क्या मिल गई, मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गई या मिस स्टेटमेंट सी मिल गई, मान लो ठीक ठाक मिस स्टेटमेंट। तो बताओ जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो ऑडिटर क्या सोचेगा कि यार इस एरिया में तो क्या थी, रिस्क कम थी, और इस एरिया में मुझे जो बिल मैंने चेक करे उनके अंदर मुझे क्या मिल गई, बड़ी गलतियां मिल गई। यानी बचे हुए बिल जो मैंने छोड़े हैं उनमें भी क्या हो सकती हैं, बड़ी गलतियां हो सकती हैं। तो ऑडिटर क्या करने लग जाएगा, ज़्यादा मेहनत। लेकिन ऑडिटर तुरंत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करने लग जाएगा। ऑडिटर में भी दिमाग होता है, उसे भी पता है कि सैम्पलिंग रिस्क होती है। कौन सी रिस्क होती है, सैम्पलिंग रिस्क, लीड टू एडिशनल वर्क वाली, लीड टू एडिशनल वर्क वाली, की बिना बात में मेहनत करना। तो ऑडिटर को पता है, तो ऑडिटर डायरेक्ट ही एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेगा। जैसे ऑडिटर ने देखा कि इस एरिया में तो आरएमएम कम थी, ऑडिटर ने देखा इस एरिया में तो आरएमएम कम थी, फिर भी इसमें मुझे क्या मिल गई, मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गई। यानी यहाँ पे क्या है, सैम्पलिंग, ऑडिटर को लगेगा कि यानी यहाँ पे सैम्पलिंग रीजनेबल बेसिस नहीं दे रही, यहाँ पे सैम्पलिंग मुझे रीजनेबल बेसिस नहीं दे रही। ऑडिटर को पता लग गया तो ऑडिटर क्या करेगा, उसे बताओ बड़ी गलतियां तो मिली हैं, ऑडिटर को बड़ी गलतियां तो मिली है, तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा मैनेजमेंट के पास। ऑडिटर डायरेक्ट ही मेहनत करने स्टार्ट नहीं करेगा। ऑडिटर सबसे पहले किसके पास जाएगा, मैनेजमेंट के पास जाएगा, और मैनेजमेंट से पूछेगा कि देखो ये एरिया तो एकदम कम रिस्क का था, इसके अंदर ही क्या हो गई, गलतियां मिल गई। तो मैनेजमेंट से पूछेगा यहाँ पे गलती क्यों हुई, मैनेजमेंट से पूछेगा कि इन्वेस्टिगेट करके पता लगा कि इस एरिया में गलती कैसे मिली। और अगर उसे लगता है कि हाँ भाई ये जो गलती हुई है ये ऐसी हो गई, मतलब एकदम लॉजिकल रीजन दिया है मैनेजमेंट ने, तो ऑडिटर फिर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, बातों को घुमा रहा है, तो ऑडिटर को क्या लगेगा कि यहाँ पे हो सकता है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, फ्रॉड कर रहा हो। तो ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर आरएमएम बढ़ा देगा, इस एरिया की जो उसने कम रखी थी आरएमएम बढ़ा देगा। आरएमएम बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, सैंपल साइज भी बढ़ जाएगी, और ऑडिटर क्या करेगा, फिर ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाएगा। यही इस पूरे टॉपिक का मतलब है, पूरे टॉपिक का मतलब बस यही है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार स्पीड से कंसेप्ट बुक से और देख लेते हैं, ज़्यादा काम का स्टैंडर्ड नहीं है। देखो ये तो फालतू दे रखी डेफिनेशन वगैरह। उसके बाद देखो सैम्पलिंग रिस्क, ये इंपॉर्टेंट है कि 2 टाइप्स ऑफ एररोनियस कंक्लूजन आ सकते हैं सैंपल करने से। पहला कौन सा होता है, एक तो होता है इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे ऑडिटर, दूसरा क्या होता है कि ऑडिटर बिना बात ही क्या करने लग जाए, एडिशनल काम करने लग जाए। फिर मैंने आपको बताया था सैंपल साइज की, ऑडिटर सैंपल साइज कैसे सिलेक्ट करता है। उसके बाद आए थे मेथड्स। अभी मेथड आप बोलोगे सर क्या सारे याद करने हमको अंदर के, तो इनके देखो नाम तो पढ़ लेना, नाम तो पढ़ते याद हो जाएंगे, अंदर का बस रीड मार लेना, याद मत करना, चाहे रीड मार लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सैम्पलिंग रिस्क इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और एक इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो देखो मैंने आपको स्ट्रैटिफिकेशन भी समझा दिया, स्ट्रैटिफिकेशन डेफिनेशन लिखा की है, और स्ट्रैटिफिकेशन की क्या क्या फायदे होते हैं। 3 फायदे दे रखे हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। फिर आया इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, कि ऑडिट सैम्पलिंग से जो रिजल्ट आए ऑडिटर उनको कैसे इवैल्यूएट करेगा। ये भी मैंने आपको पूरा समझा दिया, वही बात यहाँ पे लिखी है सारी की सारी, कुछ भी अलग नहीं लिखा। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे। अब आगे नेक्स्ट ऐसे 540 इसका नाम है ऑडिटिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। अब ये जो देखो स्टैंडर्ड है ना, ये A+ कैटेगरी का स्टैंडर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ICSE को इस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछता ही रहता है। क्या ये A+ कैटेगरी है, इसको तो आपको करना ही करना है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इस स्टैंडर्ड को छोड़ के जाते हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल समझ नहीं आता है, स्टैंडर्ड बिल्कुल भी समझ नहीं आता, और उसकी लैंग्वेज भी इस कारण से उनको गंदी लगती है। इस कारण से वो क्या करते हैं, स्टूडेंट इस स्टैंडर्ड को छोड़ के जाते हैं। तो क्या नाम है इसका ऐसे 540 का, ऑडिटिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। बताओ क्या करेगा ऑडिटर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की ऑडिट करने जा रहा है। क्या करेगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की ऑडिट करेगा।
तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते क्या हैं, या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते क्या हैं। इसका मतलब क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, आप अच्छे से जानते हो क्या होते हैं ये अकाउंटिंग एस्टिमेट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसको आप प्रेसाइजली मेजर नहीं कर सकते, जिसके अमाउंट को आप प्रेसाइजली मेजर नहीं कर सकते, मतलब एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते कि उसका अमाउंट एक्यूरेट कितना होना चाहिए, जिसका बस आप क्या कर सकते हो, ओनली एस्टिमेट लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, उसका एस्टिमेट ही लगा सकते हो। तो नहीं बोला जाता है अकाउंटिंग एस्टिमेट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेसाइजली मेजर नहीं कर सकते, उनका बस एस्टिमेट ही लगाया जा सकता है, उन्हें बोला जाता है अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब आया इसमें नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, इसमें हम देखने जा रहे हैं कि एग्जांपल, और कुछ नहीं देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। हम क्या देखने जा रहे हैं, जो मैंने अकाउंटिंग एस्टिमेट की डिफाइन बताई है, हम उन आइटम्स को देखने जा रहे हैं, आइटम्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं, और ये सारे आप एफआर में देखते भी हो। तो देखो इन्होंने डिवाइड कर दिया, काइंड्स को डिवाइड कर दिया, क्या क्या, एक तो हो गए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट और अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो इनके एग्जांपल देखो, सबसे पहले फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसका मतलब क्या है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसमें आप क्या करते हो, फेयर वैल्यू एस्टिमेट करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का एस्टिमेशन लगाते हो कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी उसकी। तो पहला एग्जांपल देखो क्या है, असेट्स एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। आप पढ़ते हो भी एफआर में बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक इंडेस। तो उसमें क्या होता है, एंटिटी जो बिजनेस कॉम्बिनेशन करती है, जिस एंटिटी को क्या करती है, बिजनेस कॉम्बिनेशन करती है, तो क्या करते हैं, उसकी एसेट्स को क्या करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाते हैं। किस पे दिखाते हैं, फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं। तो वो फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एस्टिमेट के बेसिस पे निकाली जाती है। वो फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एस्टिमेट के बेसिस पे। एक और एग्जांपल देखो, सेल बेस्ड पेमेंट, ये भी आप एफआर में पढ़ते हो, सेल बेस्ड पेमेंट इंडेस 102। उसमें आपने देखा होगा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन वगैरह, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन वगैरह। तो वो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आती कैसे है, वो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आती कैसे है, वो आती है एस्टिमेट से। उसमें क्या कराया जाता है, उसमें जजमेंट लिए जाते हैं, कुछ अजम्पशंस लगाई जाती है, कुछ स्पेशलाइज्ड मॉडल यूज किए जाते हैं, उस तरह से निकाली जाती है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो ये होता है एस्टिमेट। फिर एक और देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये भी आप अपने एफआर सब्जेक्ट में देखते हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो आप जैसे कोई एंटिटी लोन वगैरह लेती है, तो उसको किस पे दिखाना होता है, फेयर वैल्यू पे दिखाना होता है। तो वो फेयर वैल्यू निकलती कैसे है, वो कैसे निकलती है, एस्टिमेट के बेसिस पे। नेक्स्ट है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ये क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आप बोलोगे सर इन्वेंट्री की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कहाँ होती है, तो इसकी एक होती है एनआरवी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इसे क्या बोला जाता है, फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये भी क्या होती है, एस्टिमेट। ये सब क्या है, एस्टिमेट ही है। जो फेयर मार्केट वैल्यू निकाल जाती है उनको क्या, वो क्या होते हैं, एस्टिमेट ही होते हैं। वो सब क्या होते हैं, एस्टिमेट होते हैं। वो कभी भी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं की जा सकती। जो आप ये फेयर मार्केट वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करते हो, ये कभी भी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं की जा सकती। ये आप क्या कर सकते हो, ओनली एस्टिमेट कर सकते हो। अब आए अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मतलब यहाँ पे इनके अंदर आप फेयर वैल्यू को एस्टिमेट करने नहीं जा रहे। तो उनके एग्जांपल्स देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंटिटी, जो भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाती है कि कितना बैड डेट्स हो सकता है, कितने डेटर्स एंटिटी के डूब सकते हैं, वो जो प्रोविजन बनाती है क्या एस्टिमेट है। प्रोविजन फॉर वारंटी, की एंटिटी क्या कर देती है, अपने प्रोडक्ट पे वारंटी देती है, तो उसके प्रोडक्ट में कितना डिफेक्ट्स आएगा, वो क्या होगा, एस्टिमेट ही लगा पाएगी एंटिटी की, कितना डिफेक्ट आएगा, उस एंटिटी को कितना नुकसान होगा, ये सब क्या करेगी एंटिटी, एस्टिमेट ही लगा पाएगी। फिर आया प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, एंटिटी पे कुछ केसेज वगैरह चल रहे हैं, एंटिटी पे क्या चल रहे हैं, कुछ केस वगैरह चल रहे हैं। तो केस में आपको थोड़ा पता होता है कि आप केस जीतोगे या हारोगे। तो अगर हार जाओगे तो उसमें आपको कितना लॉस होगा, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एस्टिमेट होते हैं। एक और देख लो, डेप्रिसिएशन मेथड। अब जो डेप्रिसिएशन मेथड होता है ना, इसको ज़्यादातर लोग क्या समझ लेते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता। ये आप एफआर में पढ़ते भी क्या होता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट। और यूजफुल लाइफ, जो आपकी पीपी वगैरह की यूजफुल लाइफ होती है, ये भी क्या होता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट। कि वो कितने सालों तक चलेगी, 10 साल तक काम देगी, 15 ईयर्स तक काम देगी, 5 साल काम देगी, ये सब क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ये हमने क्या देखा है अभी, सिर्फ एग्जांपल्स देखे हैं। तो क्या क्या देखा अभी तक हमने इस स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग एस्टिमेट की डिफाइन देखी है और उसके एग्जांपल देखे हैं कि अकाउंटिंग एस्टिमेट कौन कौन से होते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। अब देखो ये टॉपिक फिर भी थोड़ा काम का है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, ये 2 नेचर्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाले, और एक होते हैं हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाले। आप बोलोगे इनका मतलब क्या हुआ, लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो ये इसको समझना जरूरी है, तभी आपको आगे का समझ आएगा। लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, तो देखो कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऐसे होते हैं जिनमें अनसर्टेनिटी कम होती है, और कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ अनसर्टेनिटी का मतलब, जैसे एंटिटी ने बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का, मान लो एग्जाम्पल एकदम 10 लाख का। अब बताओ जरूरी थोड़ा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कि एंटिटी ने कितना बनाया, 10 लाख, मतलब एंटिटी बोल रही है कि हमारे जो डेटर्स डूबेंगे, मतलब जो बैड डेट्स होंगे वो कितने के होंगे, 10 लाख के हो सकते हैं। तो जरूरी थोड़ा 10 लाख के ही हो सकता है वो 8 लाख के हो सकता है वो 12 लाख के हो सकता है कि वो 20 लाख के हो जाए। तो इसे ही बोला जाता है अनसर्टेनिटी, इसी क्या बोला जाता है, अनसर्टेनिटी। तो
यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है, लेकिन कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो देखो कैसे पता चलेगा कि कम अनसर्टेनिटी कहाँ पे होती है और ज़्यादा कहाँ पे होती है। तो ये समझो, इसमें कुछ बता देता हूँ मैं आपको। पहला देखो, ऐसा बिजनेस जो कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर मान लो कोई बिजनेस बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम स्मॉल बिजनेस है, कोई मान लो स्मॉल बिजनेस है, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनेंगे ना, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी कम होगी। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो वो स्मॉल बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, वो क्या कर रहा है, वो भी क्या करता है, क्रेडिट बेसिस पे सेल करता है। क्रेडिट पे क्या करता है, वो सेल्स करता है। तो वो क्या बनाता होगा, वो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाता होगा। क्या बनाता होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाता होगा। तो भी स्मॉल बिजनेस, जब ये स्मॉल बिजनेस वाला बंदा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएगा, तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोविजन बनेगा ना, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट बनेगा, तो ये लगभग क्या बनेगा, एक्यूरेट ही बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, लगभग ये क्या ऐसा बनेगा, लगभग ये एक्यूरेट ही बनेगा। क्यों, ये स्मॉल बिजनेस में काम कर रहा है, तो इसे पता रहेगा कि कौन सा डेटर है जो मुझे पेमेंट कर देगा और कौन सा ऐसा डेटर है जो मुझको रिपेमेंट नहीं करेगा। इस कारण से क्या बोला गया, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वहाँ पे क्या होगी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अनसर्टेनिटी बहुत कम होगी, उनकी अनसर्टेनिटी बहुत कम होगी। दूसरा दूसरा देखो, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट जो फ्रिक्वेंटली बनाए जाते हैं, जो कि क्या है, एंटिटी की एक तरह से रूटीन ट्रांजैक्शन हो गई, उनमें भी क्या होगी, अनसर्टेनिटी कम होगी। तो इसको भी एग्जांपल से समझो तभी समझ आएगा। जैसे मान लो एक एंटिटी है, वो क्या करती है, मोबाइल का बिजनेस करती है, और वो क्या कर रही है, 10 सालों से क्या कर रही है, वो मोबाइल का काम कर रही है, मोबाइल बिजनेस। अब वो क्या करती है, स्टार्टिंग से ही 10 सालों से वो क्या करती है, अपनी मोबाइल पे वारंटी देती है। क्या करती है, अपने मोबाइल पे वारंटी देती है। अब बताओ वो क्या करी, 10 सालों से वारंटी दे रही है, तो उसका आइडिया हो गया होगा ना कि जब मैं मोबाइल बेचती हूँ तो कितने मोबाइल में मेरे डिफेक्ट आता है, कितने परसेंटेज ऑफ मोबाइल में मेरे डिफेक्ट आता है, उसका आइडिया हो गया होगा अब तक। इस कारण से क्या बोला गया, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो कि रूटीन ट्रांजैक्शन हो गई एंटिटी की, तो वहां पे क्या होगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अनसर्टेनिटी बहुत कम होगी। अब एक और देख लो इसमें, लास्ट फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इस पॉइंट में ओनली फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात हो रही है। ऐसी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जिनका मेजरमेंट मेथड एज पर एफआरएफ के एकदम सिंपल है और वेल नोन है, वेल नोन मतलब जनरली एक्सेप्टेड है, तो उनमें भी क्या होगी, अनसर्टेनिटी एकदम कम होगी। मतलब ऐसे फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जिसका मेथड किसने बता रखा है, एएस या फिर इंडेस नहीं बता रखा है, एएस या इंडेस नहीं बता रखा है, और वो मेथड एकदम सिंपल भी है, तो उसमें भी क्या होगी, अगर उसका मेथड एकदम सिंपल भी है तो उसमें भी क्या होगी, अनसर्टेनिटी एकदम कम होगी। जैसे एग्जाम्पल लूँ, आप पढ़ते हो अब क्या हर सब्जेक्ट में लोन वगैरह, जब एंटिटी लोन लेती है, कोई लोन वगैरह लेती है, तो उसको किस पे दिखाती है, फेयर वैल्यू पे। तो उसका मेथड कि फेयर वैल्यू निकालनी कैसे, उसका मेथड एफआर इंडेस ने आपको खुद को ही बता रखा है। आपने पढ़ा भी होगा एफआर में, इंडेस ने मेथड बता रखा है कि आपको क्या करना है, फ्यूचर जो आपके कैश फ्लोज होंगे, जो भी आपके फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे, उनको क्या कर दो, मार्केट इंटरेस्ट रेट से पीवी कर दो। तो क्या कर रखा है, एफआर ने मेथड बता रखा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अनसर्टेनिटी बहुत कम होगी। तो ये हो गए कम अनसर्टेनिटी वाले। कैसे पता चलेगा, अब है ये कैसे पता चलेगा कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, कैसे पता चलेगा। तो इसमें देखो, अब इस साइड के देखो, इसमें आपको 2 पॉइंट एक साथ बताता हूं क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, पहला और दूसरा। क्या लिखा देखो, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो हाईली डिपेंड अपॉन जजमेंट, मतलब ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जिनमें बहुत ज्यादा जजमेंट लगता है, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट जिनमें बहुत ज्यादा जजमेंट लगता है। दूसरा भी साथ पढ़ो, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट जिनके लिए कोई टेक्निक नहीं है, मतलब ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जिनके लिए एफआरएफ ने कोई टेक्निक दे ही नहीं रखी, एएस ने, इंडेस ने कोई टेक्निक नहीं दे रखी, और जिनमें बहुत ज़्यादा जजमेंट लगते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जंक्शंस लगती हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंट लगते हैं। तो ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में क्या होगा, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। क्या लिखा है, आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। इसको समझाता हूं मैं कि देखो एंटिटी पे कुछ केस चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, एंटिटी पे कुछ केस चल रहे हैं। तो बताओ, अब एंटिटी पे केस चल रहे हैं तो एंटिटी हो सकता है तो केस जीते या हारे। अब बताओ क्या इसका कोई एएस या इंडेस ने कोई मेथड बता रखा है क्या कि इसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे बना रहे हैं, कुछ ही मेथड नहीं बता रखा, कोई टेक्निक है ही नहीं। ये तो एंटिटी अपनी जजमेंट के बेस पे बनाएगी कि हम केस जीतेंगे या हारेंगे, और हारेंगे तो हमें कितना नुकसान होगा, तो पूरा का पूरा जजमेंट पे डिपेंड होगा। इस कारण से इसमें क्या होता है, हाई एस्टिमेशन क्या होती है, हाई अनसर्टेनिटी होती है। एक और देख लो, लास्ट वाला, ऐसे किसकी बात हो रही है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की। ऐसे फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जिनमें क्या होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड मॉडल इज यूज्ड। ऐसे फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट जिनमें बहुत खतरनाक मॉडल्स यूज होते हैं, बहुत खतरनाक मेथड यूज होते हैं। आप बोलोगे सर ये समझ ही नहीं आया, ऐसे कौन सा होता है। एग्जाम्पल लूँ, फेयर बेस्ड पेमेंट, उसमें क्या होती है, एक फेयर वैल्यू ऑप्शन आती है, फेयर वैल्यू ऑप्शन। तो जो फेयर वैल्यू ऑप्शन निकलती है ना, इनमें बहुत खतरनाक मेथड यूज होते हैं। कौन से मेथड यूज होते हैं, ब्लैक सोल्स मॉडल, बाइनोमियल मॉडल, ये मॉडल बहुत खतरनाक मॉडल होते हैं, और इन मॉडल के अंदर ही बहुत बड़ी बड़ी एजम्पशंस वगैरह ली जाती है। तो ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट जिनमें स्पेशलाइज्ड मॉडल यूज होते हैं, तो इनमें भी क्या होगी, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होगी।
तो ये हमने देख लिया कि ऑर्डर को पता कैसे चलेगा कि कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अनसर्टेनिटी कम है, कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। तो ये हमने देख लिया नेचर अकाउंटिंग एस्टिमेट 2 नेचर्स के होते हैं, ये हमें पता चल गया। अब आ जाओ ऑडिटर के काम पे। अब तक हमने क्या क्या देखा है, अकाउंटिंग एस्टिमेट की डिफाइन, फिर हमने उसके एग्जांपल्स देख लिए भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किस किस को बोलते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स देख लिए। फिर देखा कि अकाउंटिंग एस्टिमेट 2 नेचर के होते हैं, लो अनसर्टेनिटी वाले और ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाले, तो पता कैसे चलता है वो देख लिया। अब आ जाओ ऑडिटर के काम पे। ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा बताओ, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बताओ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने कहाँ पढ़ी थी, ऐसे 315 में। करते कैसे 315 में क्या निकालते हैं, आरएमएम निकालते हैं। तो ये बात लिखी है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू असेस आरएमएम। ऑडिटर का काम है सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना आरएमएम निकालने के लिए कि जो मैं अकाउंटिंग एस्टिमेट देख रहा हूँ उनमें आरएमएम ज़्यादा है या कम है। आरएमएम कम होगी तो उनमें मेहनत कम करेगा, जिनमें आरएमएम ज़्यादा होगी वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करेगा। तो ऑडिटर सबसे पहले आरएमएम निकाल रहा है, किसके लिए निकाल रहा है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग। तो क्या क्या करेगा ऑडिटर, इसलिए ऑडिटर देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले ऑडिटर लेगा अंडरस्टैंडिंग, क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग लेता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ऑडिटर बताओ करता है क्या, इंक्वायरी करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। तो ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा। पहला पॉइंट देखो, सिंपल सा पॉइंट है, ऑडिटर देखेगा कि एफआरएफ की रिक्वायरमेंट क्या है, कि एएस की या फिर इंडेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग। किस एंटिटी ने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बना रखे हैं उनके रिगार्डिंग एफआरएफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि भाई एएस इंडेस ने क्या क्या मेथड बता रखे हैं, कि इन्होंने कुछ मेथड बता रखे कि नहीं बता रखे। तो अगर ऑडिटर ने देखा कि एएस ने या फिर इंडेस ने मेथड बता रखे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे क्या होगी बताओ, आरएमएम कम होगी। लेकिन एएस या इंडेस ने कोई मेथड बता ही नहीं रखा, वो मैनेजमेंट जजमेंट पे लगता है, जजमेंट पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे क्या होगी, रिस्क ज़्यादा होगी। सेकंड देखो, और ऑडिटर क्या लेगा, और कैसे पता लगाएगा रिस्क के बारे में, ऑडिटर देखेगा एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट एस्टिमेट्स बनाता कैसे है, कि मैनेजमेंट एस्टिमेट बनाता कैसे। ऑडिटर ये देखेगा। आप बोलोगे सर इसमें देखना क्या ऑडिटर को, अब देखो ये ऑडिटर को क्या क्या देखना है इसके अंदर। ऑडिटर सबसे पहले देखेगा मेथड यूज बाय मैनेजमेंट। क्या देखेगा सबसे पहले तो ऑडिटर कि मैनेजमेंट कौन सा मेथड यूज करता है। कैसे पता लगाएगा, इंक्वायरी करके, ऑब्जर्वेशन करके पता लगाएगा कि मैनेजमेंट कौन सा मेथड यूज कर रहा है। देखो अगर मैनेजमेंट सिंपल वेल नोन मेथड यूज कर रहा है, जनरली एक्सेप्टेड मेथड यूज कर रहा है, तो क्या होगी, आरएमएम कम होगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, स्पेशलाइज्ड मॉडल यूज कर रहा है, कोई स्पेशल मेथड यूज कर रहा है, तो क्या होगी, आरएमएम ज्यादा होगी। इस तरह से पता लगाएगा। और क्या देखेगा ऑडिटर, ऑडिटर देखेगा क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज कर रहा है, क्या ऑडिटर देखेगा क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने के लिए मैनेजमेंट किसी एक्सपर्ट की मदद ले रहा है। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद ले रहा है तो वहां पे आरएमएम कम होगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद नहीं ले रहा, खुद ही मैनेजमेंट एस्टिमेट्स बनाता है, तो वहां पे आरएमएम क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। फिर देखो नेक्स्ट अजम्पशंस, ऑडिटर ये देखेगा कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बना रहा है, कि मैनेजमेंट जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बना रहा है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आ रहे हैं, उनमें अजम्पशंस कितनी लग रही हैं। अगर मान लो उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अजम्पशंस कम लग रही हैं, उनमें अजम्पशंस कम लग रही हैं, तो वहां पे रिस्क कम होगी। लेकिन अगर उनमें अजम्पशंस बहुत ज्यादा लग रही हैं, जैसे देखो कौन सा था, केसेज वाला आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, कैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट जो कि हाईली डिपेंड होते हैं जजमेंट पे, तो इनमें क्या होगी, इनमें रिस्क ज्यादा होगी। तो अगर अजम्पशन ज्यादा लग रही है तो रिस्क ज्यादा, लेकिन अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाने में अजम्पशन कम लग रही है तो वहां पे रिस्क भी कम। फिर एक और देखो रेलिवेंट कंट्रोल्स। बताओ ये क्यों देख रहे हो ऑडिटर, ऑडिटर क्या निकाल रहा है, आरएमएम निकाल रहा है। आरएमएम कैसे निकलती है, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। जब ऑडिटर को कंट्रोल रिस्क पता लगाने तो ऑडिटर क्या देखेगा, कंट्रोल्स भी तो देखेगा। तो ऑडिटर देखेगा कंट्रोल्स कैसे हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने के लिए एंटिटी ने क्या क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं। अगर ऑडिटर ने देखा कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं तो कंट्रोल रिस्क कम होगी। ऑडिटर ने देखा कंट्रोल्स बेकार है तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगी। इस तरह से ऑडिटर ये भी चेक करेगा। और ये सारा पार्ट किसका होता है, ऐसे 315 का। तो ऑडिटर क्या कर रहा है, देखो आरएमएम तो निकाल रहा है, वही काम कर रहा है ऑडिटर। अब लास्ट पॉइंट और देखो ये क्या लिखा है, ऑडिटर ये चेक करेगा वेदर मैनेजमेंट हैज असेस्ड द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, कि वेदर मैनेजमेंट असेस्ड द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है, ऑडिटर ये देखेगा क्या मैनेजमेंट एस्टिमेट्स बनाते वक्त अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखता है। क्या मैंने क्या बोला कि ऑडिटर ये भी देखेगा, ऑडिटर ये भी देखेगा क्या मैनेजमेंट एस्टिमेट्स बनाते वक्त अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखता है क्या। इसका मतलब क्या, ऑडिटर देखेगा कि मैनेजमेंट एक रेंज बनाता है क्या। अगर रेंज बनाता है तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि मैनेजमेंट अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखता है। जैसे मान लो मैनेजमेंट क्या करता है, पहले एक रेंज बनाता है। मान लो ऑडिटर मैनेजमेंट को क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने हैं, तो पहले रेंज बनाता है कि मेरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है कि 8 से 12 लाख हो। इस तरह से वो रेंज बनाता है। तो अगर वो रेंज बनाता है तो ऑडिटर क्या बोलेगा कि मैनेजमेंट क्या करता है, अनसर्टेनिटी को मैनेजमेंट ध्यान में रखता है, यानी यहाँ पे क्या होगी, आरएमएम कम होगी। लेकिन ऑडिटर ने देखा कि मैनेजमेंट रेंज नहीं बनाता, ऑडिटर ने देखा कि मैनेजमेंट रेंज बनाते ही नहीं है, यानी मैनेजमेंट अनसर्टेनिटी को ध्यान में नहीं रखता, तो यहाँ पे क्या होगी, आरएमएम ज्यादा होगी। ऐसे केस में आरएमएम ज्यादा होगी। तो ये ऑडिटर ने 2 काम कर लिया। अब देखो थर्ड काम, और क्या करेगा ऑडिटर, और ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी भी करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से कुछ इंक्वायरी करेगा। मैनेजमेंट से क्या इंक्वायरी करेगा, मैनेजमेंट पूछेगा कि
आपकी एंटिटी में क्या कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हुई हैं, क्या ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं जिससे कि आपको न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने की नीड हो रही हो, या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं उनको रिवाइज करने की नीड आ रही हो। क्या पूछेगा मैनेजमेंट, क्या पूछेगा ऑडिटर मैनेजमेंट से? ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा क्या आपकी एंटिटी में ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं क्या जिनसे आपको न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने की नीड हुई हो, या फिर जो आपके एग्जिस्टिंग एस्टिमेट्स हैं उनमें चेंज करने की नीड आ रही हो। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो वहां पे क्या होगी, ऐसे केस में उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में आरएमएम ज्यादा होगी, क्योंकि वो क्या होंगे, न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होंगे, न्यू होंगे तो वहां पे क्या होगी, आरएमएम ज्यादा होगी। तो देखो अभी ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, ये यहाँ पे दे भी रखा है इसे ने, ये भी बता रखा है, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं जिससे कि मैनेजमेंट को न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाना पड़ जाए। तो पहला है, देखो पहली ट्रांजेक्शन कौन सी है कि अगर ये मान लो क्या करने लग जाए, एंटिटी न्यू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन करने लग जाए। जैसे मान लो ऑडिटर ने इंक्वायरी करी मैनेजमेंट से, तो उसे पता चला कि मैनेजमेंट ये क्या करने लगी, एंटिटी क्या करने लग गई, एंटिटी एक न्यू प्रोडक्ट में डील करने लगी। एंटिटी क्या करने लगी, एक न्यू प्रोडक्ट में वो डील करने लगी, और उस न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एंटिटी क्या करने लगी, उसके रिगार्डिंग वारंटी भी देने लगी। तो एंटिटी क्या कर रही है, न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वारंटी दे रही है। तो वारंटी दे रही है तो एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, वारंटी के लिए प्रोविजन भी बनाने पड़ेंगे। अभी प्रोविजन क्यों रहे हैं, पहली बार बनेंगे। क्यों पहली बार बन रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट एंटिटी ने पहली बार लॉन्च कराए, तो उसके रिगार्डिंग जब वारंटी के प्रोविजन बनेंगे तो वो भी तो पहली बार ही बनेंगे ना। इस कारण से ऑडिटर को पता चल जाएगा हाँ भाई यहाँ पे आरएमएम ज्यादा है। दूसरा है देखो टर्म्स चेंज, एंटिटी टर्म्स से चेंज कर दे। जैसे मान लो कि पहले क्या करती थी एंटिटी, कैश बेसिस पे बेचती थी सामान, लेकिन हम उन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट बेसिस पे बेचने लगी। किस पे बेचने लगी, क्रेडिट बेसिस पर। तो जब क्रेडिट बेसिस पे बेचने लगी तो एंटिटी को क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाना पड़ेगा, यानी न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की नीड आ गई। एक और देखो क्या लिखा है, न्यू इवेंट्स ऑकर्ड हो गए। क्या हो गए, न्यू इवेंट्स ऑकर्ड हो गए। जैसे मान लो एंटिटी पे पहले कभी जिंदगी में केस हुआ ही नहीं था, लेकिन इस साल पहली बार केस हो गया, तो ऑडिटर को पता चल जाएगा हाँ भाई यहाँ पे एंटिटी जो अब अकाउंटिंग एस्टिमेट बना रही है वहां पे क्या होगी, रिस्क ज्यादा होगी। एक और देख लो क्या लिखा है, रेगुलेटरी और अदर चेंजेस हो गए। लॉज एंड रेगुलेशंस में चेंजेस हो गए। जैसे मान लो इंडेस जो मेथड बताता था अकाउंटिंग एस्टिमेट कैलकुलेट करने के, वो मेथड ही चेंज हो गया, तो क्या होगा, अब थोड़ी सी रिस्क ज्यादा होगी। तो इस तरह से ऑडिटर पता लगाएगा। तो एक बार वापस से बता देता हूँ, ऑडिटर क्या कैलकुलेट कर रहा है, आरएमएम कैलकुलेट कर रहा है, तो क्या क्या देखेगा कि एएस या फिर इंड एस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिर देखेगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे बना रहा है, कैसे मेथड यूज कर रहा है, सिंपल मेथड यूज कर रहा है आरएमएम कम, खतरनाक मेथड यूज कर रहा है आरएमएम ज्यादा। फिर देखेगा कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद लेता है नहीं लेता, मदद लेता है तो आरएमएम कम। अजम्पशंस कितनी लगती हैं एस्टिमेट बनाने में, अगर एस्टिमेट बनाने में अजम्पशन ज्यादा लगती हैं तो आरएमएम ज्यादा। और देखेगा कंट्रोल्स कैसे एस्टिमेट के रिगार्डिंग, कंट्रोल्स अच्छे हैं तो आरएमएम कम। फिर देखेगा कि क्या मैनेजमेंट अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखता है क्या, अगर ध्यान में रखता है तो आरएमएम कम। इस तरह से और मैनेजमेंट से इंक्वायरी भी कर लेगा कि आपके यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं क्या जिसे न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाने की नीड आ रही हो, ये ट्रांजेक्शन कौन सी हो सकती है, मैंने आपको बता दी। अब देखो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है आरएमएम का। अब इसमें ऑडिटर एक काम और करेगा स्पेशल, क्या काम करेगा, प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और देखेगा, मतलब एक तरह से एनालिटिकल प्रोसीजर और करेगा। क्या कर रहा है, रिव्यूइंग द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन प्रायर पीरियड। क्या कर रहा है ऑडिटर, मैनेजमेंट बताओ क्या इस साल ही अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बना रहे हैं क्या, इस साल ही प्रोविजंस वगैरह बना रहे हैं क्या, नहीं, मैनेजमेंट ने तो पिछले सालों में तो बनाए होंगे प्रोविजंस वगैरह, पिछले सालों में तो मैनेजमेंट ने क्या करा होगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए होंगे। तो ऑडिटर क्या देख लेगा, उनके आउटकम देख लेगा। तो ऑडिटर पता लगा लेगा कि मैनेजमेंट ने पिछले सालों में जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए थे वो सही बनाए थे कि नहीं बनाए थे। मान लो एग्जाम्पल लूँ कि पिछले सालों में मैनेजमेंट ने एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था, पिछले सालों में क्या कर रहा था मैनेजमेंट ने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था, कितने का, 10 लाख का। तो ऑडिटर देखेगा इसका जो एक्चुअल में रिजल्ट आया, एक्चुअल में जो बैड डेब्ट हुए वो कितने हुए। तो ऑडिटर देख लेगा अगर एक्चुअल में बैड डेब्ट 10 लाख ही हुए तो ऑडिटर क्या बोलेगा, यानी आरएमएम यहाँ पर कम है। ऑडिटर को सीधे पता लग जाएगा यहाँ पे क्या है, आरएमएम कम है। लेकिन मान लो एक्चुअल में बैड डेब्ट कितने हो गए, 20 लाख हो गए, कि ऑडिटर ने देखा कि पिछले सालों में मैनेजमेंट, प्रीवियस ईयर्स में मैनेजमेंट ने एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था कितने का, 10 लाख का, लेकिन एक्चुअल में बैड डेब्ट कितने हुए, 20 लाख हुए, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो बताओ ऐसे केस में क्या होगा। अब आप बोलोगे यानी सर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, रिस्क ज्यादा है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। ऑडिटर डायरेक्ट इस कंक्लूजन पे नहीं पूछेगा कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, ऑडिटर कुछ चेकिंग करेगा। वो कैसे करेगा वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू करेगा, पुराने सालों की अकाउंटिंग एस्टिमेट के आउटकम को रिव्यू करेगा। और अगर आउटकम में क्या आते हैं, डिफरेंसेज आते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि एस्टिमेट तो कितने का बनाया था, 10 लाख का, लेकिन आउटकम क्या आया, आउटकम आया 20 लाख का, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। तो अब ऑडिटर देखो क्या करेगा,
अब वोटर सीधे ये कंक्लूजन पे नहीं पूछ जाएगा कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, वोटर इसको क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। वोटर क्या करेगा, इसको अच्छे से क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा, चेक करेगा कि डिफरेंस आया क्यों। वोटर सबसे पहले चेक करेगा डिफरेंस आया क्यों। ये लिखा देखो, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर डिफरेंसेज। ये जो डिफरेंस आया है कितने का आया, 10 लाख 20 लाख, बनाए कितने का था, 10 लाख का, एक्चुअल में कितना आया, 20 लाख है। जो डिफरेंस आया है क्यों आया है, इसके वोटर रीजन पता लगाएगा। अब रीजन पता लगाने से जब वोटर रीजन पता लगाएगा ना, तो वोटर को 3 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। रीजन पता लगाने पर वोटर को 3 बातें पता चलेंगी। पहली बात देखो, वोटर को क्या पता चलेगी, इन्फॉर्मेशन अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ एस्टिमेशन प्रोसेस। जैसे ही वोटर इन डिफरेंस की रीजन पता लगाएगा तो वोटर को पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट जो एस्टिमेशन बनाता है, मैनेजमेंट जो एस्टिमेट बनाता है वो सही से बनाता है कि नहीं बनाता, ये वोटर को पता चल जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, मान लो उसने देखा कि जो डिफरेंस आ रहा था ना, ये डिफरेंस आ रहा था ना, ये क्यों आया, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस हो गया था। क्यों आया ये डिफरेंस, ये जो 10 लाख का मैनेजमेंट ने क्या करा था, 10 लाख का प्रोविजन बनाया था, लेकिन एक्चुअल में बेड डेब्ट कितने हो गए, 20 लाख के। तो वोटर ने जब इसका रीजन ढूंढा डिफरेंस का, तो उसे पता चला कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हो गए थे, उस कारण से डिफरेंस आया है। तो वोटर बोल देगा यहाँ पे मैनेजमेंट की जो एस्टिमेशन प्रोसेस थी ना, वो एकदम क्या थी, इफेक्टिव थी, ये तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज के कारण डिफरेंस आ गया। लेकिन मान लो वोटर ने डिफरेंस के रीजन देखे तो उसे पता चला कि कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज नहीं हुआ था, कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं हुआ था, मैनेजमेंट ने गलती करी थी। तो वोटर को बात पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट जो एस्टिमेट्स बनाता है वो गलत बनाता है, वोटर को ये बात पता चल जाएगी। और इससे दूसरी बात और पता चल जाएगी क्या, कि इस साल एस्टिमेट्स को वापस री एस्टिमेट करने की नीड है कि नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को वापस से री एस्टिमेशन की नीड है कि नहीं। अगर वोटर को पता चलता है इस वाले पॉइंट में कि मैनेजमेंट सही से एस्टिमेट बनाता है, तो वोटर बोलेगा कि इस साल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को री एस्टिमेट करने की नीड नहीं है। लेकिन वोटर को पहले पॉइंट में पता चलता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट सही से नहीं बनाता, मैनेजमेंट की गलती थी, कि ये जो 10 लाख से 20 लाख का जो डिफरेंस आया ये मैनेजमेंट की गलती थी। तो वोटर बोलेगा इस साल भी यानी जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है उनमें भी क्या है, गलतियां हैं, उनमें भी क्या होंगी, गारंटी गलतियां होंगी, यानी उनमें क्या जरूरत है, उनमें भी री एस्टिमेशन की नीड है। अब लास्ट पॉइंट और देखो, ये क्या लिख रहा है कि मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुए कि नहीं, वोटर ये भी देखेगा। मान लो इस पहले पॉइंट में वोटर को पता चला कि जो डिफरेंस आया था ना, एंटिटी ने प्रोविजन कितने का बनाया था, 10 लाख का, लेकिन एक्चुअल में बेड डेब्ट्स कितने के आए, 20 लाख के। तो वोटर ने देखा जो डिफरेंस आया था ना, ये क्यों आया था, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज के कारण आया था। तो वोटर देखेगा क्या मैनेजमेंट ने इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर रखा था, ये वोटर चेक करेगा क्या मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज को डिस्क्लोज किया था या फिर नहीं, ये भी वोटर चेक कर लेगा। तो ये 3 काम कर लेगा बस। तो देखो क्या क्या हुआ, वोटर क्या करता है, पुराने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का आउटकम को रिव्यू कर लेता है, जिससे वोटर को पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाता कैसे है, यानी वोटर को एक पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस अकाउंटिंग एस्टिमेट में रिस्क कम है या फिर ज़्यादा है। तो जैसे वोटर आउटकम रिव्यू करता है और से लगता है कि जो पुराने वाले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अच्छे बनाए थे मैनेजमेंट ने, तो वोटर बोल देगा आरएमएम कम है। लेकिन वहाँ पे क्या मिल जाते हैं, डिफरेंसेज मिल जाते हैं। तो वोटर डायरेक्टली ये नहीं बोलता कि आरएमएम ज़्यादा है, वोटर उसकी चेकिंग करता है कि डिफरेंसेज क्यों आए थे। अगर डिफरेंसेज एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज की वजह से आए थे तो वोटर बोल देगा कि यहाँ पे आरएमएम कम है, यहाँ पे मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है। लेकिन डिफरेंसेज में मैनेजमेंट की गलती थी, तो वोटर बोल देगा यहाँ पे मैनेजमेंट गलत काम करते हैं, यानी मैनेजमेंट ने इस साल भी क्या करे होंगे, एस्टिमेट गलत बनाए होंगे, यानी वोटर क्या बोल देगा, यहाँ पे आरएमएम ज्यादा है। अब देखो इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, वैसे हमने ऊपर ही समझ लिया, उसी बात को लिखा घुमा के। रिव्यू से देखो, वोटर जब भी रिव्यू करेगा तो उससे वोटर को एक मदद मिल जाएगी। क्या पता चल जाएगा वोटर को, मैनेजमेंट बायस का। वोटर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, कुछ झोल कर रहा हो, यानी वोटर को फ्रॉड रिस्क का भी पता चल सकता है। अगर वोटर ये क्या करता है, रिव्यू वगैरह करता है ना पुराने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, तो वोटर को ये भी पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट कुछ बायस तो नहीं करता, मतलब वोटर को फ्रॉड रिस्क का भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे हो सकता है कि फ्रॉड रिस्क कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, यानी सिग्निफिकेंट रिस्क का पता चल जाएगा। अब लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, हाउएवर रिव्यू से जो रिव्यू कर रहा है ना वोटर, जब रिव्यू कर रहा है किनको, पुराने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, जब वोटर पुराने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू कर रहा है तो उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग वोटर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता। मैंने क्या बोला, जब वोटर पुराने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू कर रहा है ना, तो उन पुराने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग वो मैनेजमेंट से उन पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता, मतलब मैनेजमेंट को धमका नहीं सकता। मान लो उसको पुराने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मिले, उसने प्रोविजन बना था 10 लाख का, और अब एक्चुअल में कितना रिजल्ट आया उसका 20 लाख आया है, उसमें उसने देखा कि मैनेजमेंट की गलती है। तो इस बात पे वो मैनेजमेंट को धमका नहीं सकता कि देख तूने पिछला कितना गलत बनाया था अकाउंटिंग एस्टिमेट जानबूझ के, तो उसके लिए वो धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि वो पुरानी बातें हो गई, वो तो पुरानी बातें हो गई। वोटर को तो इस साल की ऑडिट करनी है, उसको तो क्या करना है, इस साल देखना है इस साल कोई मैनेजमेंट ने गड़बड़ी कर रखी कि नहीं कर रखी। पिछले सालों के गलत अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए ऑडिटर मैनेजमेंट को धमका नहीं सकता, ये बात बोली इसमें। तो ये हमने देख लिया। तो ये भी पुराने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू करना भी ऑडिटर को किसमें मदद करता है, आरएमएम कैलकुलेट करने में ऑडिटर को मदद करता है। तो देखो ऑडिटर ने क्या कर रहा, ये सारी प्रोसीजर लगा के ऑडिटर ने आरएमएम कैलकुलेट कर ली कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में आरएमएम कम है या फिर ज्यादा है। अब जैसे ही वो आरएमएम पता कर लेता है तो पता ऑडिटर क्या करता है, क्या लगाता है,
फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, आपने देखा था ऐसे 330 में क्या करता है ऑडिटर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। तो अब देखो ये लिखा है रेस्पॉन्स टू असेस्ड आरओएम में ऑडिटर क्या करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। उसमें सबसे पहले बताओ ऑडिटर क्या करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा, कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेगा, देखेगा कि इस कंट्रोल, ये जो एंटिटी के कंट्रोल्स अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग वो अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। और अगर कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो ऊपर वाली जितनी भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं तो वो ऑडिटर थोड़ी कम करेगा। लेकिन ऑडिटर ने देखा कि कंट्रोल्स बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो ये जो भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिटर थोड़ी ज़्यादा करेगा। अगर कंट्रोल्स काम अच्छे से नहीं कर रहे तो ऑडिटर क्या करेगा, ऊपर वाली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अच्छे से करेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ज़्यादा करेगा। अब देखो ये क्या क्या करना है, उसको मेहनत क्या क्या करनी है, एकदम लॉजिकल पॉइंट लिखा है। सबसे पहले ऑडिटर को देखना है एफआरएफ रिक्वायरमेंट है वो मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली अप्लाइड करी है कि नहीं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आरओएम के अंदर जब ऑडिटर आरओएम कैलकुलेट कर रहा था, क्या कर रहा था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहा था, तो वो क्या चेक कर रहा था कि एफआरएफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एएसएफ इंडेक्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब ऑडिटर रेस्पॉन्स कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या देख रहा है कि मैनेजमेंट एफआरएफ रिक्वायरमेंट को अप्रोप्रिएटली अप्लाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे ऑडिटर क्या देख रहा है कि मैनेजमेंट एफआरएफ रिक्वायरमेंट को अप्रोप्रिएटली अप्लाई कर रहा है कि नहीं। मान लो ऑडिटर ये क्या करेगा कि एएसएफ इंडेक्स ने जो जो मेथड बता रखे हैं, जो भी कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला बता रखा है वो अच्छे से अप्रोप्रिएटली अप्लाई किया है कि नहीं, ये चेक करेगा। क्यों चेक कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि अब ऑडिटर क्या कर रहा है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा है। यहाँ पे ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं कर रहा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में तो ऑडिटर क्या करता है, ओनली अंडरस्टैंडिंग लेता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑडिटर को क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अब ऑडिटर क्या करेगा कि एएसएफ इंडेक्स ने जो जो रिक्वायरमेंट बता रखी थी वो मैनेजमेंट अच्छे से अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट, अभी जो दूसरा पॉइंट है ना, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, हमेशा काम नहीं आएगा। ये क्या लिख रहा है, ऑडिटर ये क्या करेगा, वेदर इवेंट्स अप टू ऑडिटर रिपोर्ट ओकर, ऑडिटर क्या देखेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट देखेगा। ऑडिटर क्या देखेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट। अब देखो 31 मार्च के बाद जो इवेंट हुआ, ऐसे तो है नहीं कि ऑडिटर 31 मार्च को ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे देता है, ऑडिट रिपोर्ट देने में टाइम लगता है। तो 31 मार्च से लेकर के ऑडिट रिपोर्ट के बीच में जो भी इवेंट्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट। तो ऑडिटर देखेगा क्या सब्सिक्वेंट इवेंट से मुझे कोई एविडेंस मिल रहा है क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग। ऑडिटर ये देख लेगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट से अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग मुझे कोई एविडेंस मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल लूँ, 31 मार्च से पहले क्या हो रहा था, मैनेजमेंट पे क्या, एंटिटी पे क्या चल रहा था, केस चल रहा था, तो उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने क्या कर रहा था, कुछ प्रोविजंस बना रखे थे। लेकिन क्या हुआ 31 मार्च के बाद क्या हुआ, 31 मार्च के बाद एक्चुअल में केस का रिजल्ट आ गया, एक्चुअल में केस का रिजल्ट आ गया जिसमें पता चला कि एंटिटी को कितना नुकसान हो रहा है, 50 लाख का नुकसान हो रहा है। तो ऑडिटर को पता चल गया कि एंटिटी को कितना प्रोविजन बनाना चाहिए था, एक्चुअल में 50 लाख का बनाना चाहिए था। तो ऑडिटर को क्या मिल जाएंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट से ऑडिटर को क्या मिल जाएंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग एविडेंस मिल जाएंगे कि वास्तव में अकाउंटिंग एस्टिमेट कितने का बनना चाहिए था। तो ये भी एक दूसरा तरीका होता है चेक करने का, लेकिन ये हमेशा काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा सब्सिक्वेंट इवेंट होंगे नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सब्सिक्वेंट इवेंट हो जाए, ऐसा गारंटी नहीं है, इस कारण से। अब देखो थर्ड, ये एकदम लॉजिकल, इसमें ऑडिटर को क्या क्या देखना है। पहला देखो इसके अंदर क्या लिखा है, ऑडिटर देखेगा मेथड अप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंटली अप्लाइड है क्या, कि जो भी मेथड बताया गया अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैलकुलेट करने के लिए, जो भी मेथड बताए गए हैं वो एकदम अप्रोप्रिएट तो है ना, सही मेथड तो है ना, और वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड तो है ना। कंसिस्टेंटली अप्लाइड इसका मतलब क्या, इसका एग्जांपल ले लेता हूँ तब समझ आएगा। जैसे डेप्रिसिएशन मेथड होता हो, डेप्रिसिएशन मेथड क्या होता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। डेप्रिसिएशन मेथड कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एसएलएम मेथड, एक होता है डब्ल्यूडीबी मेथड, और एक होता है आउटपुट वाला मेथड, कि आउटपुट के बेस पे आप डेप्रिसिएशन निकालते हो। तो मान लो एंटिटी क्या फॉलो करती थी, पहले एसएलएम फॉलो करती थी, तो ऑडिटर देखेगा कि ऐसा तो नहीं कि एंटिटी बार बार चेंज करती रहती है, कि पहले कभी एसएलएम कर लिया, कभी डब्ल्यूडीबी फॉलो कर लिया, फिर वापस से एसएलएम कर लिया, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ऑडिटर देखेगा कि मेथड अप्रोप्रिएट तो है ना, और वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड तो हो रहा है ना, तो ये भी ऑडिटर चेक करेगा। और क्या देख लेगा, ये एक और मेन चीज़ है क्या, अजम्पशंस। देखो एस्टिमेट जब बनते हैं ना, एस्टिमेट की बात आती है ना, तो उसमें अजम्पशंस लगते ही लगते हैं। हाँ, बस किसी एस्टिमेट के अंदर अजम्पशंस कम लगते हैं और किसी में ज़्यादा लगते हैं। तो ऑडिटर देखेगा जो अजम्पशंस लिए गए हैं वो रीजनेबल तो है ना, जो भी अजम्पशंस लिए गई हैं वो रीजनेबल तो है ना। तो इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अजम्पशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक मशीन है, उसकी यूजफुल लाइफ मान लो जनरली होती है 10 ईयर्स की ली जाती है, जनरली क्या ली जाती है, 10 ईयर्स की ली जाती है। अब ऑडिटर जिस एंटिटी की ऑडिट करे ना, उसके पास भी वो मशीन है, इस एंटिटी ने क्या कर लिया, इस मशीन की लाइफ यूजफुल लाइफ क्या ले ली, 15 ईयर्स ले ली। कितनी ले ली, 15 ईयर्स। तो ऑडिटर बोलेगा भैया 15 ईयर्स क्यों ले ली, 15 ईयर्स क्यों ले ली, वैसे 10 ईयर्स होती है, 15 ईयर्स क्यों ले ली, तो 15 ईयर्स रीजनेबल है क्या। तो उसने बताया कि देखो हमने 15 ईयर्स मतलब यहाँ पे 12 ईयर्स लो, 15 ईयर्स ज़्यादा हो गई। जनरली क्या होती है, देखो इस मशीन की यूजफुल लाइफ होती है कितनी, 10 ईयर्स होती है, लेकिन ऑडिटर जिस एंटिटी को ऑडिट करे ना, इसने क्या ले ली, इस मशीन की यूजफुल लाइफ 12 ईयर्स ले ली। तो ऑडिटर देखेगा रीजनेबल है क्या। तो इसने पूछा जब मैनेजमेंट से कि आपने 12 ईयर्स की ले ली, तो ये बता रहा है मैनेजमेंट का आदमी कि भाई क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, हम इसका अच्छे से रिपेयर मेंटेनेंस करवाएंगे एकदम अच्छे से, इस कारण से हमने क्या ले ली, इसकी यूजफुल लाइफ 12 ईयर्स ले ली। तो ऑडिटर ने देखा भाई अजम्पशन रीजनेबल भी है। अगर मान लो ये यूजफुल लाइफ एंटिटी क्या ले ली थी, 20 ईयर्स ले ली थी,
जनरली क्या होती है 10 ईयर्स, और अब उसने क्या ले ली 20 ईयर्स। तो ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है जिस मशीन की यूज लाइफ 10 ईयर्स होती है उसको आप 20 ईयर्स तक यूज करोगे। तो इस तरह से वोटर पता लगा लेगा कि अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं। तो ये हमने देख लिया कि वोटर रेस्पॉन्स कैसे करेगा। आरएमएम निकालने के बाद वोटर उसका रेस्पॉन्स कैसे करेगा, क्या 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 करेगा बताओ वोटर। जो पहले तो देखेगा जो बीएस या फिर इंडिया की रिक्वायरमेंट है उसको मैनेजमेंट अच्छे से अप्लाई कर रहा है ना, अप्रोप्रिएटली अप्लाई तो कर रहा है ना, एफआरएफ के अकॉर्डिंग तो काम कर रहे हैं ना। फिर देखेगा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट से भी क्या मिल जाते हैं, एविडेंस मिल जाते हैं। फिर वोटर देखेगा कि मैनेजमेंट जो भी मेथड यूज कर रहा है वो अप्रोप्रिएट तो है ना, और कंसिस्टेंटली अप्लाई तो हो रहा है ना, बार बार एंटिटी चेंज तो नहीं करी ना मेथड। और क्या कर लेगा, अजम्पशन देख लेगा, अजम्पशन तो रीजनेबल है ना। अब एक लास्ट काम और करेगा वोटर, क्या करेगा, वोटर डेवलप रेंज टू वैलिडेट द रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब वोटर ने देखो ये जैसे ही सारे काम कर लेगा वोटर, ये सारे काम कर लेगा, जैसे वोटर ऊपर वाले सारे काम कर लेगा तो वोटर क्या करेगा, खुद भी क्या करेगा, उस अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए खुद भी अपनी एक रेंज बना लेगा। जैसे मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो वोटर ने क्या करा, अपनी एक रेंज बना ली, क्या 8 लाख टू 12 लाख। वोटर ने अपनी एक रेंज बना ली 8 लाख से 12 लाख क्या होनी चाहिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो वोटर देखेगा क्या एंटिटी ने इसी रेंज के अंदर अंदर अपने प्रोविजन बना रखे हैं क्या। अगर वोटर ने देखा कि एंटिटी ने इसी रेंज के अंदर बना रखे हैं तो सही है, लेकिन अगर एंटिटी ने इसी रेंज के बाहर बना रखे हैं तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट यानी गलत है। इस तरह से वोटर चेक कर लेगा। तो ये हो गई हमारी प्रोसीजर की वोटर कैसे चेक करेगा कि अकाउंटिंग एस्टिमेट सही है या फिर उनमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, किस तरह से चेक करेगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट विच इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट रिस्क। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात हो रही है जिनमें क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, मतलब ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जहाँ पे आरएमएम बहुत ज्यादा थी, जहाँ पे क्या क्या थी, फ्रॉड रिस्क थी, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट जिनकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। अगर ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है तो उनकी कैसे चेकिंग करेगा। ऊपर वाली जो चेकिंग थी ना, देखो ऊपर वाली जो चेकिंग हमने पढ़ी थी ये थी नॉर्मल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए, लेकिन जो खतरनाक एस्टिमेट्स होते हैं जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क होती है, जिनमें फ्रॉड रिस्क होती है, जिनकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती है, उनके ऑडिटर कैसे चेकिंग करेगा वो हम सीखने जा रहे हैं। तो देखो इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए ऑडिटर ऊपर वाले काम तो सारे करेगा, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करेगा, ये देखेगा कि एफआरएफ रिक्वायरमेंट अप्रोप्रिएटली अप्लाइड तो हुई है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स वगैरह देख लेगा, ये सारे काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने होंगे। अब ये देखो ये क्या क्या है, बहुत लॉजिकल पॉइंट है। पहला क्या है देखो, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्या अगर मैनेजमेंट ने कोई अल्टरनेट अजम्पशन लिया है, अगर मैनेजमेंट ने क्या करिए कुछ अल्टरनेट अजम्पशन यूज करिया है तो मैनेजमेंट से उसकी रीजन पूछेगा। तो देखो पहले में क्या है, अगर मैनेजमेंट क्या करता है कुछ अल्टरनेट अजम्पशन यूज करता है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, खतरनाक वाले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में ऑडिटर के लिए क्या करेगा, मैनेजमेंट से रीजन भी पूछेगा, मैनेजमेंट से क्या करेगा, रीजन भी पूछेगा कि आपने अल्टरनेट अजम्पशन क्यों यूज करी। जैसे इसका एग्जाम्पल लूँ, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। जब प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बनाया जाता है ना तो इसमें रिटायरमेंट एज के लिए अजम्पशन निकाली जाती है कि एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट एज क्या होगी। तो जनरली जो अजम्पशन ली जाती है वो मान लो 60 ईयर्स ली जाती है, कितनी ली जाती है 60 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे एंटिटी ने क्या कर लिया, ये अजम्पशन ले ली कितने की 55 ईयर्स ले ली, कितने की ले ली 55 ईयर्स की अजम्पशन ले ली। तो ऑडिटर इन खतरनाक वालों में मैनेजमेंट से रीजन भी पूछेगा कि आपने अल्टरनेट अजम्पशन क्यों ली, जो जनरली ली जाती है उसे आपने अल्टरनेट अजम्पशन क्यों ली, ये भी पूछेगा और देखेगा कि मैनेजमेंट ने जो तर्क दिया है वो लॉजिकल है कि नहीं, ये पूछेगा कि जो मैनेजमेंट ने तर्क दिया है वो लॉजिकल है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्या देख लेगा, अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं, वही बात ऊपर भी देखते हैं अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं। जैसे रिटायरमेंट एज बताओ, मैनेजमेंट यहाँ पे क्या ली 55 ईयर्स ली, तो ऑडिटर ने बोला हाँ भाई रीजनेबल है, वैसे नॉर्मली क्या होती है 60 ईयर्स होती है, यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या ली 55 ईयर्स। लेकिन मान लो यहाँ पे मैनेजमेंट ये अजम्पशन में ले लेता ओनली 40 ईयर्स, तो बताओ ये अजम्पशन रीजनेबल होती क्या, बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं होती। इस तरह से ऑडिटर देखेगा कि अजम्पशन रीजनेबल है क्या। तो ये तो सेम पॉइंट आ गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। अब ऑडिटर देखेगा विद रेस्पेक्ट टू रीजनेबलनेस मैनेजमेंट की इंटेंट और एबिलिटी। ये जो खतरनाक वाले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है ना, इसमें ऑडिटर ये तो देखेगा ही कि अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं, साथ ही ये देखेगा कि इस अजम्पशन के रिगार्डिंग मैनेजमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑडिटर ये भी देखेगा कि अजम्पशन के रिगार्डिंग मैनेजमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका एग्जाम्पल लूँ, वही मशीन वाला, कि मैनेजमेंट ने अजम्पशन ले ली कि जो हमारे पास मशीन है इसकी लाइफ क्या होगी 15 ईयर्स होगी, जनरली क्या होती है 10 ईयर्स होती है। मैनेजमेंट ने क्या अजम्पशन ले ली कि क्या होगी 15 ईयर्स। तो उसने रीजन पूछे कि भाई तुमने डिफरेंट एजम्पन क्यों ली, पहले इसने ये रीजन पूछे कि तुमने डिफरेंट एजम्पन क्यों ली 15 ईयर्स। तो इसने बताया कि हम क्या करेंगे बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे, हमने एक्सपर्ट बंदे रख रखे हैं रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए, जिससे क्या होगा ये मशीन हमारी ज़्यादा चलेगी। तो ऑडिटर ने ये काम तो कर ही लिया। ऑडिटर एक स्पेशल काम और करेगा, ऑडिटर ये भी चेक करता रहेगा ऑडिट करते वक्त कि मैनेजमेंट टाइम टू टाइम इस मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस करता है कि नहीं। ऑडिटर ये देखेगा कि इस अजम्पशन को फुलफिल करने के लिए कि मैनेजमेंट ने क्या अजम्पशन ली कि जो हमारी मशीन है ये कब तक चलेगी 15 ईयर्स तक चलेगी। जनरली अजम्पशन क्या ली जाती है 10 ईयर्स।
तो वोटर ये देखेगा कि मैनेजमेंट इस एजम्पशन को फुलफिल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। उन्होंने ये एजम्पशन क्यों ली थी कि हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे, तो वोटर देखेगा कि वास्तव में ये इसका रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी चेक करेगा वोटर, तो ये भी एक्स्ट्रा काम करेगा। और लास्ट तो देखो सेम आई के वोटर क्या करेगा, डेवलप कर लेगा एक रेंज। वोटर भी क्या करेगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग खुद भी एक रेंज बना लेगा। ये पॉइंट तो देखो ऊपर भी था जो मैंने आपको समझा दिया था, ये तो सेम पॉइंट आ गया। तो इसके अंदर जो खतरनाक वाले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, इसमें हमने दो प्रोसीजर एक्स्ट्रा पढ़ी। कौन कौन सी, एक तो पहली ये वाली कि अगर मैनेजमेंट कोई अल्टरनेट एजम्पशन ले लेता है, अल्टरनेट ले लेता है, तो उसमें क्या करता है वोटर, उसकी रिगार्डिंग रीजन भी पूछता है मैनेजमेंट से। लेकिन ऊपर वालों में जो नॉर्मल थे उनमें वोटर अगर मान लो मैनेजमेंट कोई अल्टरनेट एजम्पशन ले लेता है ना, तो वोटर से रीजन नहीं पूछता, तो वोटर मैनेजमेंट से रीजन नहीं पूछता, बस वोटर ये चेक कर लेता है कि एजम्पशन बस रीजनेबल तो है ना, ये चेक कर लेता है, लेकिन उससे रीजन नहीं पूछता। और दूसरा काम इसमें क्या करता है, दूसरा काम क्या करता है कि एजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं, तो उसके लिए वोटर ये चेक भी करता है कि मैनेजमेंट उसके लिए कुछ मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी वोटर चेक कर लेता है। इसका मैंने एग्जांपल दे दिया, जैसे मैनेजमेंट ने बोला था कि हम क्या करेंगे इस पीपी पर, इस मशीन का टाइम टू टाइम रिपेयर मेंटेनेंस करवाते रहेंगे, जिससे कि क्या करेगी, ये मशीन हमारी 15 ईयर्स तक चलेगी। तो वोटर देखेगा कि वास्तव में इसका रिपेयर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, तो इस तरह से ये दो काम एक्स्ट्रा करेगा। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, और ये एक तरह से हमारा कंप्लीट हो गया जो मेन टॉपिक थे इसके। अब तो सिंपल टॉपिक है, डिस्क्लोजर्स। अब बताओ मैनेजमेंट को क्या करना रहता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर भी देने पड़ते हैं। मैनेजमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर भी देने रहते हैं। और ऑडिटर का काम ये होता है, चेक करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट सारे के सारे डिस्क्लोजर दे रहा है कि नहीं दे रहा। ऑडिटर को ये भी चेक करना रहता है कि मैनेजमेंट सारे के सारे डिस्क्लोजर दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो यही बात लिखी है, ऑडिटर चेक कर लेगा कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एज पर एफआरएफ सारे के सारे डिस्क्लोजर दे रहा है कि नहीं दे रहा। जैसे क्या क्या डिस्क्लोज करने रहता है मैनेजमेंट को, अजम्पशन डिस्क्लोज करनी रहती है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाने में मैनेजमेंट ने जो भी अजम्पशन यूज करी वो किस में डिस्क्लोज करनी रहती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी रहती है। जो मेथड यूज करे वो डिस्क्लोज करना रहता है। अगर मेथड में चेंजेस करता है कभी मैनेजमेंट तो वो डिस्क्लोज करना रहता है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, यहाँ पे क्या मतलब है कि रेंज, एक तरह से रेंज डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अगर मैनेजमेंट को रेंज बनाता है एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग तो वो रेंज भी डिस्क्लोज करनी रहती है। अब यहाँ पे इसी डिस्क्लोजर के अंदर एक स्पेशल पॉइंट लिख दे किनके लिए, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट जिनमें क्या थी, सिग्निफिकेंट रिस्क थी। तो यहाँ पे बोला कि वोटर को ऊपर वाली बातें तो चेक करनी है, वोटर को ये सारे डिस्क्लोजर तो देखने हैं कि मैनेजमेंट ने दिए हैं या फिर नहीं दिए। लेकिन साथ ही साथ वोटर को एक स्पेशल काम करना रहेगा, क्या करना रहेगा, ऑडिटर को इवेल्युएट करना रहेगा। क्या इवेल्युएट करना रहेगा, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या चेक करना रहेगा कि मैनेजमेंट ने ये जो रेंज डिस्क्लोज करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये जो रेंज डिस्क्लोज करी है ये एडुकेट तो है ना, ये ऐसे तो नहीं कि मैनेजमेंट ने कुछ भी दिखा दिया हवा में। ऑर्डर को चेक करनी, रेंज डिस्क्लोज करी है मैनेजमेंट ने, ये एडुकेट तो है ना, ये भी ऑर्डर चेक कर लेगा बस। अब लास्ट फालतू आ गया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये तो कितनी बार मैंने आपको बताया, सब जगह आ जाता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, एक सपोर्टिव एविडेंस होता है जो ऑर्डर के अदर एविडेंसेज को सपोर्ट करता है। तो ऑर्डर बोल देगा मैनेजमेंट को कि तू लिख करके दे कि तूने जो भी एजम्पशंस वगैरह ली हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, और जो तू एजम्पशंस ले रहा है उनके लिए तू मेहनत भी कर रहा है, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की रिगार्डिंग जो भी डिस्क्लोजर देने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो तू सारे के सारे डिस्क्लोजर दे रहा है, सारे कंप्लीट और सारे अप्रोप्रिएट हैं। और एक डिस्क्लोजर और मांग लेगा, क्या मांग लेगा, ये बोलेगा मैनेजमेंट को कि देख लिख करके दे, ऑर्डर बोलेगा मैनेजमेंट को लिख करके दे कि कोई भी ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं हुआ है, कि कोई भी ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं हुआ है जिसके कारण अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज करने की नीड हो रही हो। बोलेगा ऑर्डर क्या बोलेगा मैनेजमेंट को कि ये बात भी लिख करके दे कि ऐसा कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं हुआ जिनके कारण अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में डिस्क्लोजर, जिनके कारण अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज करने की नीड आ रही हो। कि मान लो मैनेजमेंट ने पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट बना रखा था कितने का, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन बना रखा था कितने का, मान लो 20 लाख का, लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया कि केस का रिजल्ट आ गया जिसमें एंटिटी को एक्चुअल में नुकसान हो गया 50 लाख का। तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, चेंज करने की नीड आ गई। तो इस तरह से ऑर्डर पूछेगा कि ये बात भी लिख करके दे, ऑर्डर ये बोलेगा मैनेजमेंट को ये बात भी मुझे लिख करके दे कि ऐसा कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं हुआ जिसके कारण अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज करने की नीड आ रही हो, ये बात भी मुझको लिख करके दे दे। तो इस तरह से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा ये, और ये स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हुआ, एकदम इजी स्टैंडर्ड है। इसको कंसेप्ट बुक से भी देख लो। सबसे पहले देखो वही फालतू डेफिनेशन वगैरह लिख रखी है, फिर यह है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जो ये ज़्यादा काम का नहीं है, ओनली रेट बस टॉपिक है इसके अंदर, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। से ज़्यादा काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एग्जांपल दे रखे, बस एक बार रीड कर लेना। ये एफआर में आप पढ़ते हो सारे के सारे, तो अगर आप एक बार रीड भी करके गलती से पूछ भी लिया ऐसे इन्हें तो आप आराम से लिख पाओगे, लेकिन एकदम ओनली रीड है, बहुत कम चांस है इस टॉपिक के आने के। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं सारे काम के हैं। ये नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है जिनमें कम अनसर्टेनिटी होती है, एक होते हैं जिसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। इन दोनों की मैं आपको मेमोरी वर्ड बना देता हूँ। इसका लिखो लो एस्टिमेट वाले का, जिनमें अनसर्टेनिटी कम होती है, इसका लिखो आप एफडी करी BMW खरीदने के लिए, BMW एफडी BMW। तो हो गया देखो एफ से फ्रिक्वेंटली मेड
डी से डाटा रेडिली अवेलेबल, बी से हो गया बिजनेस कॉम्प्लेक्स नहीं है, एम से मेजरमेंट मेथड और डब्ल्यू से वेल नोन। फिर ऐसे अकाउंटिंग है जिनमें हाई अनसर्टेनिटी होती है, इसका भी बना लो, इसका बनाओ आप फॉर्म। एच से हो गया हाईली स्पेशलाइज्ड मॉडल, ओ से हो गया आउटकम पेंडिंग लिटिगेशन, आर से हो गया रिव्यू इंडिकेट्स और एन से हो गया नोट कैलकुलेटेड यूजिंग द कॉग्नाइट टेक्निक्स। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। उसके बाद आई थी हमारी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ट्यूटर आरएम कैसे असेस करेगा। तो क्या क्या करता है, एफआरएफ की रिक्वायरमेंट देख लेता है, और क्या करता है मैनेजमेंट की प्रोसेस देखता है कि मैनेजमेंट ने एस्टिमेट्स कैसे बनाए हैं। फिर और क्या करता है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता है कि ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हुई है जिसे न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने की नीड आ रही हो, इंक्वायरी करता है ताकि पता चल सके ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हुई है क्या जिसे कि न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने की नीड आ रही हो। अब वो ट्रांजेक्शन दिखाई से नहीं, इधर बताइए, अलग से टॉपिक में बताइए ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे कि ऑटो पता चलेगा कि कोई न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने की नीड आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसका भी आपको मेमोरी वर्ड बना देता हूं मैं, इसका बना लो आप आरएमएम के लिए। इसके लिए लिखो आप हायर मिक्का, हायर मिक्का, हायर मिक्का। देखो ऐसे से क्या हो गया हाउ। अब देखो यहाँ पे आई छोटा तो आई इसी पॉइंट का हो गया, इसी के अंदर का हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, और क्या कैसे पता लगाता है ये इंक्वायरी करके। फिर आर से क्या हो गया एफआरएफ की रिक्वायरमेंट्स, ई से क्या हो गया एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस। अब एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस में भी कई सारे पॉइंट है, तो ये कैसे याद करना है, मिक्का करके। मेथड, ई से देखो एक्सपर्ट, एक और ई से इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन सर्टेनिटी, सी भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, चेंज फ्रॉम प्रायर पीरियड, कंट्रोल्स और अजम्पशंस। तो ये हो गया अपना मेमोरी वर्ड भी बन गया। अब ऐसे जब क्वेश्चन पूछता है ना, या तो कैसे पूछेगा, इस लैंग्वेज पे पूछ लेगा या इस लैंग्वेज पे पूछ लेगा, या फिर और जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूरा टॉपिक लिखना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर ऐसे क्या कर सकता है अलग से इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, फिर आपको बस इतना ही लिखना रहेगा। ये अलग ही टॉपिक है तो ये अलग से याद करना है, इस पर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो अलग से पूछेगा। फिर ये आ गया प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अलाउटर रिव्यू करता है, तो क्यों रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद डिफरेंसेस मिलते हैं तो क्या क्या करता है, वो सारी बातें लिखी हैं, सारी की सारी मैंने आपको बताई है, सारी वही बातें लिखी हैं। फिर आया आरएम में ऑडिटर ने कैलकुलेट कर ली तो उसको रेस्पॉन्स कैसे करेगा, प्रोसीजर कैसे लगाएगा। तो एक तो आगे नॉर्मल वाली प्रोसीजर्स, फिर आ गई खतरनाक वाले अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में ऑडिटर को जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क होती हैं तो उनमें कैसे प्रोसीजर्स लगाएगा। ये हो गया कंप्लीट। फिर डिस्क्लोजर्स के लिए रिगार्डिंग ऑडिटर क्या क्या देखेगा, क्या क्या देखना होता है, वो ये आ गया, एकदम सिंपल टॉपिक था ये तो। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा, ये फालतू टॉपिक होता ही है। तो देखो सारे हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो स्टूडेंट को देखो इस स्टैंडर्ड में दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि एक तो उनको समझ नहीं आता, और फिर यहाँ पे अगर आप आरओएम भी देखोगे तो इसमें देखो कितने सारे ऐसे पॉइंट लिख रखे हैं और ये समझ नहीं आते इनकी लैंग्वेज। अगर आप पढ़ के करोगे ना खुद, अगर आप बिना समझे करते हो तो आपको समझ ही नहीं आता कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ये पॉइंट बोलना क्या चाह रहे हैं। इस कारण से स्टूडेंट को इनकी लैंग्वेज याद करने में बहुत दिक्कत होती है। और फिर यहाँ पे ऐसे नहीं देखो अलग से ये दे रखा है रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स प्रायर पीरियड वाले, तो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता ये ऑडिटर कर क्यों रहा है, इस कारण से इनको दिक्कत आती है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, रेस्पॉन्स वाले टॉपिक है, ये वाला भी और ये वाला भी, और यहाँ पे देखा जाए ना तो एक ही पॉइंट को घुमा घुमा के लिख रखा है। तो स्टूडेंट्स होते हैं कि एक ही बात को ऐसे नहीं घुमा घुमा के क्यों लिख रखा है, उनको समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क है तो यहाँ पे थोड़ी अलग प्रोसीजर लगेंगी, तो वो सोचते हैं कि एक ही बात को घुमा घुमा के लिख रखा है तो हम इसको याद कैसे करें। तो जब आप समझ के याद करोगे ना तो देखना आपको बिल्कुल भी अब दिक्कत नहीं आनी, एकदम सिंपल लगेगा। ये स्टैंडर्ड बस थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A+ स्टैंडर्ड है ये वाला 540। तो नेक्स्ट अपना ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज, ये स्टैंडर्ड भी आपका क्या है, ए कैटेगरी का है, ये भी एक कैटेगरी का स्टैंडर्ड है। रिलेटेड पार्टी, जब आप बोलोगे सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ऑडिटर को क्या मतलब रिलेटेड पार्टी से, ऑडिटर को क्या मतलब, तो देखो क्या होता है जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन की जाती है ना, जो भी ट्रांजेक्शन होती है उनमें फ्रॉड के चांस ज़्यादा होते हैं। रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन की जाती है उनमें फ्रॉड के चांस ज़्यादा होते हैं। इस कारण से ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देख रहा है ना तो उसे क्या करना होगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की ध्यान से ऑडिट करनी होगी। ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की ध्यान से ऑडिट करनी होगी। इस कारण से ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ये देखता है कि मैनेजमेंट की कौन कौन रिलेटेड पार्टीज हैं, उनके साथ मैनेजमेंट ने क्या क्या ट्रांजेक्शन कर दी हैं, और जो ट्रांजेक्शन कर रही है उनकी एफआरएफ के अकॉर्डिंग, मतलब एएस इंडेक्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग तो करी है ना, और जो जो डिस्क्लोजर देने होते हैं सारे डिस्क्लोजर तो दिए ना, ये सारे काम ऑडिटर करता है। तो अब देखते जाओ, स्टार्ट करते हैं इसको। एकदम ईजी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टूडेंट को बहुत गंदा लगता है इसकी लैंग्वेज भी, लेकिन एकदम ईजी है।
सबसे पहले देखो रिलेटेड पार्टी होती कौन है। वैसे ये टॉपिक इतना काम का नहीं है, स्पीड से बता देता हूँ। कौन होती है रिलेटेड पार्टी? जो भी एफआरएफ में डिफाइंड है, चाहे वो एएस हो, इंडियस हो, हर जगह बता रखा है रिलेटेड पार्टी के बारे में। कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, सब जगह बता रखा है। तो वो सारी क्या रिलेटेड पार्टी हैं। फिर ऐसे 550 ने भी क्या कर रखा है, रिलेटेड पार्टी की अपनी डेफिनेशन दे रखी है। तो इसको मैं थोड़ा बहुत स्पीड से बता देता हूँ। देखो मान लो आप जिस क्लाइंट को ऑडिट करने गए ना, उसका नाम है राम लिमिटेड। तो अब ऑडिटर को देखना है इस राम लिमिटेड का, जिसमें ऑडिट कर रहा हूँ, इसकी रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, ऑडिटर को ये पता लगाना है। तो कैसे कैसे पता लगाएगा? तो देखो ऑडिटर ने देखा एक श्याम लिमिटेड क्या करती है, राम लिमिटेड को कंट्रोल करती है। फिर इसका क्या है, राम लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। आप लोगों सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है 20% और मोर वोटिंग पावर। क्या? 20% और मोर वोटिंग पावर। तो अगर श्याम लिमिटेड का राम लिमिटेड पे क्या है, 20% और मोर वोटिंग पावर है या कंट्रोल है, तो श्याम लिमिटेड क्या होगी, रिलेटेड पार्टी होगी। दूसरा देखो ऑडिटर ने देखा राम लिमिटेड का क्या है, एक घनश्याम लिमिटेड पे क्या है, कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो घनश्याम लिमिटेड क्या होगी, राम लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी होगी। ठीक। नेक्स्ट केस देखो, ऑडिटर ने देखा कि राम लिमिटेड और एक एंटिटी और एस लिमिटेड, इसको क्या करती है, श्याम लिमिटेड, इन दोनों को कंट्रोल करती है। कि मतलब एक थर्ड पार्टी है जो राम लिमिटेड को भी कंट्रोल करती है और एस लिमिटेड को भी। तो उसे ये तो पता चल गया ऑडिटर को कि राम लिमिटेड श्याम लिमिटेड तो क्या है, रिलेटेड पार्टी है। लेकिन क्योंकि श्याम लिमिटेड क्या कर रही है, राम लिमिटेड को, एस लिमिटेड को कॉमनली कंट्रोल कर रही है, तो राम लिमिटेड और एस लिमिटेड ये दोनों भी क्या जाएंगे, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। अब एक स्पेशल केस देखो, ऊपर वाले में देखो क्या कर रही है, श्याम लिमिटेड क्या कर रही है, राम लिमिटेड एस लिमिटेड को कॉमनली कंट्रोल कर रही है। तो राम और एस लिमिटेड क्या हो गए, दोनों, ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी हो गई। अब एक केस हो देखो, इस साल में देखो एक गवर्नमेंट है, ये क्या कर रही है, एक गवर्नमेंट क्या कर रही है, राम लिमिटेड को और एस लिमिटेड को क्या कर रही है, कॉमनली कंट्रोल कर रही है। लेकिन इस केस में राम लिमिटेड और एस लिमिटेड क्या नहीं होंगे, रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। ऊपर वाले में दोनों रिलेटेड पार्टी हो रहे थे। ऊपर देखो इस केस में क्या हो रहा था, जब एक थर्ड कॉमन पार्टी इन दोनों को कंट्रोल कर रही थी, तो ये दोनों भी क्या हो गए थे, ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी बन गए थे। लेकिन जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन दोनों को कंट्रोल कर रही है, तभी रिलेटेड पार्टी नहीं बन रहे, तभी रिलेटेड पार्टी नहीं बन रहे। तो इस केस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें, इस केस में इन्होंने एक नोट दे दिया, आईसीए ने क्या नोट दे दिया कि अगर राम लिमिटेड और एस लिमिटेड, ये राम लिमिटेड जिसकी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, ये और एस लिमिटेड अगर क्या करने लग जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं, आपस में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करने लग जाते हैं, बड़े बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन करने लग जाते हैं, या फिर आपस में क्या करने लग जाते हैं, शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर, अपने एसेट्स वगैरह क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे को शेयर करने लग जाते हैं, तो ये क्या मान लिए जाएंगे, तब ये क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। कौन से केस में, उनसे कौन से केस में होगा ये, ओनली इस वाले केस में जब गवर्नमेंट क्या कर रही हो, राम लिमिटेड और एक दूसरी पार्टी को कॉमनली कंट्रोल कर रही हो। तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या है, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है। तो देखो ये टॉपिक मैं आपको स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा पूछता नहीं आई थी कि रिलेटेड पार्टी कौन है, ऐसे कुछ। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बस। अब आ जाओ काम के टॉपिक पर। सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। बताओ ऑडिटर को ऑडिट करनी है किसकी, रिलेटेड पार्टी की। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होती है, फ्रॉड की रिस्क ज्यादा होती है, तो यहाँ पे मेहनत ज्यादा करेगा। तो बताओ सबसे पहले क्या करेगा ऑडिटर, सबसे पहले ऑडिटर का काम क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेना। तो वही काम यहाँ पे भी करेगा। सबसे पहला काम क्या होता है ऑडिटर का, मैनेजमेंट से बातचीत करके अंडरस्टैंडिंग लेना। तो वही काम यहाँ पे करेगा। क्या कर रहा है ऑडिटर, बताओ, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहा है। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके पता लगाएगा, पूछेगा मैनेजमेंट से तुम्हारी रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है, इनके साथ तुम्हारी रिलेशनशिप क्या क्या है, मतलब वो तुम्हारी पेरेंट है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, क्लोज फैमिली मेंबर है, क्या है, ये पता लगाएगा। और पूछेगा मैनेजमेंट से कि जो तुम्हारी रिलेटेड पार्टी है ना, इनके साथ तुम क्या क्या ट्रांजेक्शन करते हो, सारी ट्रांजेक्शन बता दे, सारी इंक्वायरी कर लेगा। सबसे पहला काम तो क्या करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, सबसे पहला काम। अब देखो, क्योंकि रिलेटेड पार्टी में फ्रॉड की रिस्क ज्यादा होती है, इस कारण से यहाँ पे एक स्पेशल काम करेगा ऑडिटर। क्या करेगा, जैसे ही इसने मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर ली ना, मैनेजमेंट से पूछ लिया कि तुम्हारी रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी हैं, उनके साथ तुम क्या क्या ट्रांजेक्शन करते हो, ये सारी चीजें पूछ ली। उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी पूरी की टीम के साथ डिस्कशन करेगा। क्या करेगा, अपनी पूरी टीम के साथ डिस्कशन करेगा। जब बताओ ऑडिटर ऑडिट पे जाता है, अकेला थोड़ना जाता है, पूरी टीम लेके जाता है। टीम में कौन कौन होता है, एंगेजमेंट पार्टनर होता है, सी एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं, बड़े आर्टिकल्स होते हैं, जो मतलब सीनियर आर्टिकल्स और जूनियर आर्टिकल्स, ये सब होते हैं। तो उनके साथ ऑडिटर क्या करेगा, डिस्कशन करेगा। कब, सबसे पहले इंक्वायरी करने के बाद। अब डिस्कशन में क्या क्या बताएगा, सबसे पहले डिस्कशन में अपनी टीम को क्या क्या बताएगा, एंटिटी की रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन के बारे में। देखो ऑडिटर ने सबसे पहले क्या कर लिया था, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके पता लगा लिया था कि उसकी रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, उनके साथ वो क्या क्या ट्रांजेक्शन करता है। तो ये सारी बातें क्या कर देगा, ये सारी बातें अपनी टीम को भी बता देगा। ऑडिटर क्या कर देगा, सारी बातें अपनी टीम को भी बता देगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अपनी टीम को ज्ञान देगा। उसके बाद क्या करेगा, अपनी टीम को ज्ञान देगा कि थ्रू आउट द ऑडिट क्या करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना। थ्रू आउट द ऑडिट क्या करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना, मतलब एकदम बेसिक वाला ज्ञान। बताओ ये बात आप कहाँ पे पढ़ते हो, ऐसे 200 में पढ़ते हो कि ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, पूरी ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ता है, मतलब अलर्ट रहना पड़ता है कि कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं हो रहे ना, कोई फ्रॉड एरर की इंडिकेशन तो नहीं है ना। तो वही बेसिक वाला ज्ञान देगा। पहले तो क्या कर रहा है, एंटिटी की जितनी भी रिलेटेड पार्टी है उनके साथ जो जो ट्रांजेक्शन हुई है वो सारी बता देगा।
सारी की सारी वो बता देगा। उसके बाद क्या बोलेगा कि तुम्हें क्या करना है, पूरी ऑडिट के दौरान अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। अब देखो ये आया स्पेशल काम। अब उनको बताएगा उन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उन सर्कमस्टांसेस के बारे में जिनसे कि टीम को किसके बारे में पता चल सकता है, जिससे कि टीम को ऐसे अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चल सकता है। क्या करेगा अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वोटर ने क्या करी थी, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी थी। मैनेजमेंट को बोला था कि भाई तू तेरी रिलेटेड पार्टी बता दे, उनके साथ ट्रांजेक्शन बता दे। लेकिन मान लो मैनेजमेंट बदमाश आदमी हुआ, गंदा आदमी हुआ, तो ये थोड़ा सारी की सारी इसको रिलेटेड पार्टी बताएगा। मैनेजमेंट मान लो फ्रॉड करता है तो ये थोड़ा बताएगा सारी की सारी बातें कि मैंने उनके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है, नहीं बताएगा। इस कारण से ये अपनी टीम को क्या ज्ञान दे रहा है, ये अपनी टीम को ज्ञान दे रहा है, बता रहा है कि ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेज हैं जिनसे तुमको ऐसी रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चल जाएगा जो कि मैनेजमेंट को या तो खुद को ही पता नहीं थी या फिर मैनेजमेंट ने जानबूझ के छुपाई थी। तो क्या ज्ञान दे रहा है थर्ड वाले पॉइंट में ऑडिटर एंगेजमेंट पार्टनर मीटिंग को ज्ञान दे रहा है उन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उन सर्कमस्टांसेस के बारे में जिनसे कि इस टीम को किसके बारे में पता चल जाएगा, जिससे कि इस टीम को उस रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चल जाएगा जो कि मैनेजमेंट को या तो खुद को ही नहीं पता थी, उसको खुद को ही ज्ञान नहीं था, या फिर मैनेजमेंट ने जानबूझ के छुपाई थी क्योंकि वो फ्रॉड कर रहा था, उसने जानबूझ के छुपाई थी। तो वो बता देगा। और लास्ट एक पॉइंट और दे रखे तो फालतू सा पॉइंट सिंपल था कि हाउ रिलेटेड पार्टी में इन्वॉल्व इन फ्रॉड, मतलब ये ज्ञान भी दे देगा अपनी टीम को कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में फ्रॉड कैसे कैसे हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, इसके बारे में बताएगा। अब आपने ये दोनों पढ़े भी हैं, बताओ कहाँ पे पढ़े हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ऐसे 240 में मैंने आपको बताया था, ऐसे 240 में कि ऑडिटर को ओनली 2 टाइप के फ्रॉड से मतलब रहता है। कौन कौन से, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। इनसे क्यों मतलब रहता है, क्योंकि इनका इंपैक्ट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है। तो क्या करेगा जो ऑडिटर है अपनी टीम को ये भी बताएगा कि रिलेटेड पार्टी में फ्रॉड कैसे कैसे हो सकते हैं। तो क्या बता रहा है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के बारे में। तो ये सारी डिस्कशन करेगा। तो देखो हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले ऑडिटर क्या कर रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग ले रहा है। तो कैसे अंडरस्टैंडिंग लेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, उसने इंक्वायरी करके पूछ लिया रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी हैं, उनके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन करता है। अब जैसे उसे पता चल गया मैनेजमेंट से अपनी पूरी टीम को ज्ञान दे देगा कि इस एंटिटी की क्या क्या रिलेटेड पार्टी है, उनके साथ इसने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है। फिर ज्ञान देगा तुम्हें क्या रहना है, पूरी ऑडिट के दौरान सतर्क रहना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। और उनको एक चीज और बता देगा, स्पेशल बात क्या बता देगा, ऐसे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बता देगा जिससे कि टीम को उस रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चल जाएगा जो कि मैनेजमेंट को खुद को ही पहले नहीं पता थी या फिर मैनेजमेंट ने जानबूझ के इसको डिस्क्लोज नहीं करी थी। फिर लास्ट वाला हमने देख लिया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिव्यूइंग द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। अब देखो पूरा ज्ञान उन सब बट गया, इंक्वायरी हो गई। अब क्या करेंगे, ये इंस्पेक्शन करेंगे, टीम वाले क्या करेंगे, सब रिव्यू करेंगे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को, यानी इंस्पेक्शन चल रही है। मतलब हम वो देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो जब उसने डिस्कशन करा था टीम के साथ तो उसने क्या बताया था, कुछ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था जिससे कि न्यू रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चल सकता है। तो हम उसी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे कि टीम को न्यू रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चल सकता है। तो ये कौन कौन से हैं, पहला है लीगल एंड थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। क्या है थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, बताओ क्या है ये, एक्सटर्नल कंफर्मेशन जैसे 505 में पढ़ते हो। मतलब मान लो टीम क्या कर रही थी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर रही थी ऐसे 505 के अकॉर्डिंग। उसमें उन्होंने उस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को इस तरह से डिजाइन करा कि सामने वाले ने बता दिया, सामने वाले ने क्या कर दिया, थर्ड पार्टी ने बता दिया कि मैं इस एंटिटी की क्या हूँ, रिलेटेड पार्टी हूँ। तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से भी क्या हो सकता है, न्यू रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चल सकता है जो कि मैनेजमेंट ने इनको पहले नहीं बताई थी। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब क्या होती है, एंटिटी है तो वहाँ पे मीटिंग्स भी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह। तो जब मीटिंग्स होती है ना तो उनकी बाद में क्या बनती है, मिनट्स बनती है, उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि मीटिंग में क्या क्या मैटर डील हुए। तो हो सकता है कि मीटिंग में रिलेटेड पार्टी के बारे में कुछ बातें हुई हो, रिलेटेड पार्टी के बारे में, तो मिनट से भी क्या हो सकता है, ऑडिटर को न्यू रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चल सकता है। फिर आए अदर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। तो इसमें देख लेते हैं हम कुछ एग्जांपल। पहला है शेयर होल्डर रजिस्टर। क्या देख के, उस एंटिटी का शेयर होल्डर रजिस्टर, किस एंटिटी के शेयर होल्डर कौन कौन है, किस एंटिटी में किस किसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है तो मैं देखो ये एग्जाम्पल ही दिखा देता हूं कि मान लो ने क्या करा, ऑडिट टीम ने क्या करा, शेयर होल्डर रजिस्टर देखा तो उसमें पता चला कि एक श्याम लिमिटेड है, क्या कर रही है, मान लो ऑडिट टीम राम लिमिटेड की ऑडिट कर रहे हैं तो इन्होंने क्या देखा, शेयर होल्डर रजिस्टर खोल के देखा, इसमें पता चला कि एक श्याम लिमिटेड है, ये क्या करती है, 25% इसकी वोटिंग पावर है राम लिमिटेड में। उन्हें पता चला कि श्याम लिमिटेड के बारे में मैनेजमेंट ने हमको पहले डिस्क्लोज किया ही नहीं था। तो इन्हें क्या पता चल जाएगी, न्यू रिलेटेड पार्टी पता चल जाएगी। इन्हें पता चल जाएगा कि इस एंटिटी की क्या है, श्याम लिमिटेड भी क्या है, एक रिलेटेड पार्टी है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है
ऑडिटर क्या देख लेगा, ऑडिटर क्या देख लेगा, एंटिटी के इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स कि इस एंटिटी ने कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इस एंटिटी ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसने देखा कि ये राम लिमिटेड, इसने क्या कर रखा है, एक ए लिमिटेड नाम की एंटिटी है, उसमें 21% क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी क्या कर रखा है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो वो ए लिमिटेड क्या हो गई, इनकी रिलेटेड पार्टी हो गई, तो इससे भी पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या देखो, ये भी एकदम इजी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बताओ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए जाती है, अपने करीबियों के लिए जाती है, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई इसकी रिलेटेड पार्टी कौन कौन है। तो इससे भी क्या हो सकता है, ऑडिट टीम को कोई न्यू रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चल सकता है, ऐसा नहीं जरूर पता चलेगा, पता चल सकता है। फिर आया नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएटेड, कि भाई ऑडिट टीम काम कर रही थी तो उन्होंने देखा कि इस एंटिटी ने क्या करा है, मैनेजमेंट ने जो बड़े बड़े अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट थे ना, उनको रीनेगोशिएट करा है, उनमें मतलब बड़े उनमें चेंजेस किए हैं, जो बड़े बड़े अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट थे। तो देखो ये जो बड़े बड़े अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो इनमें जनरली चेंजेस होते नहीं है। तो ऑडिट टीम ने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो बताओ चेंजेस हो रहे हैं तो क्या हो सकता है कि सामने वाली जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, हो सकता है कि सामने वाली पार्टी क्या हो, रिलेटेड पार्टी हो, इस कारण से वहां पे चेंजेस पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे उनको एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि यहाँ पे हमें कोई न्यू रिलेटेड पार्टी मिल जाए, इस तरह से पता लगा लेंगे। एक और देख लो एग्जांपल, एग्रीमेंट्स नोट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एग्रीमेंट्स नोट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि ऑडिट टीम जब ऑडिट करी थी तो उन्होंने देखा कुछ एग्रीमेंट्स थे बना रखे थे, क्या थे, कुछ एग्रीमेंट्स हो रखे थे इस एंटिटी के। वो कैसे थे एग्रीमेंट्स, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं थे। एग्जांपल लूं कि मान लो ऑडिट टीम ने देखा, ऑडिट करते वक्त उन्होंने देखा कि एंटिटी ने कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करा के जिसमें क्या बोल रखा है कि हम तुमको लोन देंगे या फ्री में दे देंगे, या फिर कुछ एग्रीमेंट करा के हैं कि हम तुमको लोन देंगे और एकदम कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 2%, 4%। तो बताओ ये एग्रीमेंट क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो बताओ क्या एंटिटी किसी को भी ऐसे ही लल्लू पंजो को, ऐसे अरे गहरे बंदे को फ्री में दे देगी क्या लोन? बताओ लोन किसे देना चाहिए फ्री में, रिलेटेड पार्टी को। तो जैसे ही उन्हें ये पता चलेगा कि ऐसे एग्रीमेंट हो रखे हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो उनको एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, वो सामने वाली पार्टी इनकी कोई रिलेटेड पार्टी हो, सामने वाला बंदा कौन हो, इनकी कोई रिलेटेड पार्टी हो। इस तरह से रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट देखने से ये क्या पता लगा सकते हैं, कोई रिलेटेड पार्टी का पता लगा सकते हैं जो कि मैनेजमेंट ने इनको पहले डिस्क्लोज नहीं करी थी। तो ये सारे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट देके पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाओ, अब जैसे इन्होंने रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट देखे, किसने, पूरी टीम ने रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट देखे। तो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट देखने पे क्या हुआ, इनको क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट देखने पे क्या हो गया, इनको, इस पूरी ऑडिट टीम को क्या मिल गया, ऐसी रिलेटेड पार्टी मिल गई जो कि मैनेजमेंट को खुद को ही नहीं पता थी या कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं करी थी, यानी इनको न्यू रिलेटेड पार्टी मिल गई। ये रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट देखने पर क्या हुआ, टीम को न्यू रिलेटेड पार्टी मिल गई। अब ये बात ध्यान से सुन लेना मेरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट देखने पे गारंटी न्यू रिलेटेड पार्टी मिले टीम को, लेकिन हो सकता है कि मिल जाए। तो जैसे अगर मान लो मिल जाती है तो अब क्या करेगी टीम, क्या बताया, अगर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट देखने पर टीम को क्या मिल जाती है, न्यू रिलेटेड पार्टी मिल जाती है जो कि मैनेजमेंट ने इनको पहले नहीं बताई थी। तो अब इन्हें क्या करना है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, कम्युनिकेट करना है अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। मान लो टीम में कई सारे बंदे, 10 लोग हैं, एक जूनियर आर्टिकल को मिल गई, तो उसे क्या करना है, सबसे पहले भाग के पूरी टीम को बताना है, पूरी टीम को ढिंडोरा पीटना है कि मुझे न्यू रिलेटेड पार्टी मिल गई, पूरी टीम को ढिंडोरा पीटना है कि मुझे न्यू रिलेटेड पार्टी मिल गई। अब बताओ उसके बाद क्या करेंगे, एकदम लॉजिकल काम है, मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे ये बता तू, देख एक न्यू रिलेटेड पार्टी मिली हमें, अब तू ये बता साफ साफ कि तूने इसके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन कर रही है, क्या क्या बोलेंगे उसको, साफ साफ बता तूने इसके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है, क्योंकि अगर कोई रिलेटेड पार्टी है तो हो सकता है उसके साथ मैनेजमेंट ने कई सारी ट्रांजेक्शन भी की हो, तो उसे बोलेंगे बता कि तूने इसके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन की है। उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, पहले तो क्या हुआ, जैसे ही क्या मिली इनको, न्यू रिलेटेड पार्टी मिल गई, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने पर, तो सबसे पहले जाके पूरी टीम को ढिंडोरा पीटना है। फिर पूरी टीम को पता चलने के बाद वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे कि इस न्यू रिलेटेड पार्टी के साथ तूने जो भी ट्रांजैक्शन कर दी ना, सारी की सारी बता मुझको, सारी की सारी बता। उसके बाद क्या करेंगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, बता तेरे कंट्रोल फेल क्यों हुए, तो अब इंक्वायरी करेंगे, अब क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से कंट्रोल फेल क्यों हुए। तो अगर मान लो यहाँ पर उन्होंने देखा कि क्या हुआ था कि इसके एंटिटी के कंट्रोल्स ही खराब थे, तो ऑडिटर क्या कर देगा, कंट्रोल रिस्क बढ़ा देगा। अभी क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कंट्रोल्स की, तो नहीं पता चला कंट्रोल्स की इंक्वायरी करने पर कि यहाँ पे क्या है, कंट्रोल्स एकदम ही खराब है। इस कारण से क्या हुआ, कंट्रोल्स की गलती थी जिसके कारण मैनेजमेंट को खुद को ही पता नहीं चल पाया कि मेरी एक रिलेटेड पार्टी ये भी थी। मैनेजमेंट को बेचारे को खुद को ही पता नहीं चल पाया, क्यों नहीं पता चल पाया, क्योंकि इस एंटिटी में कंट्रोल से खराब थे। तो ऑडिटर क्या कर देगा, अपनी कंट्रोल से बढ़ा देगा और ज्यादा मेहनत करेगा, न्यू रिलेटेड पार्टी ढूंढने की और ज्यादा कोशिश करेगा।
न्यू रिलेटेड पार्टी ढूंढने की और ज़्यादा कोशिश करेगा। लेकिन मान लो ऑडिटर को पता चला कि मैनेजमेंट के कंट्रोल्स क्या हैं, ऑडिटर को पता चला कि मैनेजमेंट के कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कंट्रोल तो एकदम कम है, ऑडिटर को पता चला मैनेजमेंट के कंट्रोल तो एकदम अच्छे हैं, मैनेजमेंट ने जानबूझ के हमको क्या नहीं करा था, मैनेजमेंट ने जानबूझ के हमको इस रिलेटेड पार्टी के बारे में नहीं बताया था। अगर ये बात पता चलती है ऑडिटर को, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को पता चल जाएगा कि ये क्या है, इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड, यहाँ पे क्या है, फ्रॉड रिस्क है। ऑडिटर को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फ्रॉड रिस्क मिल जाएगी। यानी ऑडिटर क्या करेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा चेकिंग करेगा, अच्छे से चेकिंग करेगा ताकि वो फ्रॉड को ढूंढ पाए। और देखो इसमें एक पॉइंट लिखा है परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, कि जो न्यू रिलेटेड पार्टी है इसमें जो भी ट्रांजैक्शन हुई है मैनेजमेंट बताई देगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसमें ऑडिटर क्या करेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी लगाएगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के क्या करेगा कि इन ट्रांजैक्शन की अप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग हुई है ना, और इनका अच्छे से डिस्क्लोजर हुआ है ना, ये भी ऑडिटर चेक कर लेगा। तो क्या क्या काम करेगा, अगर कोई न्यू रिलेटेड पार्टी मिलती है जो कि या तो मैनेजमेंट को खुद को ही पता नहीं थी या फिर मैनेजमेंट ने जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं करी थी, तो पहले तो पूरी टीम को बताना है। उसके बाद मैनेजमेंट से आके पूछेंगे कि ये बता इस न्यू रिलेटेड पार्टी के साथ तुमने क्या क्या ट्रांजैक्शन करी है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन बता। फिर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे कि यहाँ पे कंट्रोल्स कैसे हैं, ये जो रिलेटेड पार्टी है क्यों नहीं पकड़ी गई थी, पता लगाएंगे भाई क्या गलती थी, कि ऐसा क्या हुआ कि मैनेजमेंट को खुद को ही नहीं पता चला कि यहाँ पे एक ये वाली रिलेटेड पार्टी भी थी जो हमको बाद में मिली है, तो उसका पता लगाएंगे कैसे, कंट्रोल्स की चेकिंग करके। तो उन्होंने देखा कंट्रोल्स तो क्या थे, बहुत बेकार थे, यानी कंट्रोल्स की कमियां थी, मैनेजमेंट की गलती नहीं थी। तो ऑडिटर क्या करेगा, और मेहनत करेगा ताकि वो न्यू रिलेटेड पार्टी और पकड़ पाए। लेकिन उसने देखा ऑडिटर ने कि कंट्रोल तो बहुत अच्छी हैं, कंट्रोल्स ने तो पकड़ लिया था इस रिलेटेड पार्टी को भी, लेकिन मैनेजमेंट ने जानबूझ के हमको नहीं बताया था, तो ऑडिटर को क्या मिल जाएगी, यहाँ पे इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड मिल जाएगी। और ऑडिटर क्या करेगा, जो भी इस रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है उन पे क्या लगाएगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाएगा। अगर आरओएम कम है तो कम लगाएगा, लेकिन अगर आरओएम ज्यादा है, उसे लगता है फ्रॉड रिस्क है, तो बहुत ज्यादा लगाएगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। इस तरह से चेकिंग होगी। एकदम लॉजिकल पॉइंट थे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कि कैसे प्रोसीजर्स वगैरह करेगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल टॉपिक और आता है। ऊपर वाले टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए एक तरह से, मानो कि कैसे ऑडिटर प्रोसीजर लगाएगा जैसे ऑडिटर को न्यू रिलेटेड पार्टी मिल जाती है। अब ये स्पेशल टॉपिक है क्या, ये देखो, आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या है, आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑडिटर क्या कर रहा था, ऑडिटर क्या कर रहा था, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। मैंने बताया था ना आपको, पूरी टीम क्या करती है, कुछ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट देखती है। तो जब पूरी टीम क्या करी थी, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट देख रही थी, या फिर पूरी टीम क्या करी थी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर क्या करी थी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा रही थी, तो उन्हें क्या मिल गई, तो ऑडिट टीम को क्या मिल गई, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन मिल गई। क्या मिल गई, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन मिल गई। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले में तो आईसीए ने ये बता दिया कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होती क्या क्या है, उसके कुछ एग्जांपल दे दिए। तो देखो एक एग्जांपल तो है लीजिंग ऑफ प्रेमिसेस विदाउट कंसीडरेशन। ऑडिटर ने देखा कि एंटिटी क्या कर रही है, अपने रिलेटेड पार्टी को कुछ बिल्डिंग लीज पे दे दिया, बिना पैसों में, फ्री में क्या कर रही है, लीज पे दे दिया बिल्डिंग वगैरह। ऑडिटर ने क्या देखा, रिलेटेड पार्टी को फ्री में क्या कर रही है, बिल्डिंग वगैरह लीज पे दे दी है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब क्या होता है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में फ्रॉड होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसमें क्या होती है, सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। ऐसा गारंटी नहीं कि फ्रॉड हुआ ही है, इसमें फ्रॉड होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखो, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था तो उसने देखा कि एंटिटी ये क्या कर रही है, अपनी रिलेटेड पार्टी को लार्ज डिस्काउंट दे रही है, जो सेल्स करी है ना उस पर बहुत भयंकर डिस्काउंट दे रही है। तो ऑडिटर को क्या हो जाएगा, ऑडिटर को पता चलेगा ये क्या है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यानी यहाँ पे क्या है, फ्रॉड रिस्क है, यहाँ पे क्या है, फ्रॉड की रिस्क है। एक और है देखो कम्प्लेक्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है, मतलब जो एंटिटी का पूरा ग्रुप है ना, ग्रुप क्या होता है, जो भैया ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक पेरेंट हुई, सब्सिडरी हुई, एसोसिएट हुई, ये सब क्या कहलाती है, रिलेटेड पार्टी तो होती है, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट वगैरह रिलेटेड पार्टी तो है। तो ऑडिटर ने देखा ये एंटिटी क्या करती है, अपनी एसेट्स पहले अपनी सब्सिडरी को बेच देती है, फिर वो सब्सिडरी क्या करती है, वही एसेट दूसरी को बेचती है, फिर वो तीसरी सब्सिडरी चौथी सब्सिडरी को बेच देती है, फिर चौथी सब्सिडरी एक एसोसिएट को बेच देती है, और ऐसे होते होते लास्ट में वो एसेट्स वापस इसी एंटिटी के पास आ जाती है। इस तरह से क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये भी क्या है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और इसमें भी क्या होते हैं, फ्रॉड के चांस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। और एक और दे रखा है यहाँ पे, इसको भी समझा देता हूँ, सर्कुलर अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है, सेल्स एंड लीज बैक। इसका बढ़िया एग्जांपल है सेल्स एंड लीज बैक। आप एफआर में पढ़ते हो कि एंटिटी ने क्या करा, पहले अपनी रिलेटेड पार्टी को क्या कर दिया, सेल कर दी। पहले अपने रिलेटेड पार्टी को क्या करी, कोई एसेट सेल कर दी, उसके बाद उसी एसेट को लीज पे ले लिया। तो ये क्या है, ये भी क्या है, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इनमें फ्रॉड के चांस ज्यादा होते हैं। और इन आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या फिर बायस ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या फिर बायस ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है। तो अब ऑडिटर को करना क्या है, अगर ऑडिटर को ये ट्रांजैक्शन मिल जाती है रिलेटेड पार्टी के साथ, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन मिल जाती है, तो ऑडिटर को करना क्या होता है वो हमें देखना है। डीलिंग विद अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, ऑडिटर को करना क्या क्या होगा वो देखो, एकदम इजी पॉइंट लिख रखा है।
सबसे पहला, लेकिन स्टूडेंट को बिल्कुल समझ आती है, एकदम इजी पॉइंट से इसमें क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले ऑर्डर को क्या करनी है, इंस्पेक्शन करनी है। ऑर्डर क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। क्या देखना है, इंस्पेक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स इंस्पेक्ट करने हैं, उनकी इंस्पेक्शन करनी है और पता लगाना है कि बिजनेस रेशनल ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। क्या पता लगाना है, बिजनेस रेशनल ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब ये जो आउटसाइड की नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन हुई है ये क्यों हुई है, इसका बिजनेस रेशनल पता लगाना है, इसका तर्क पता लगाना है। मतलब ऑर्डर क्या करेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा कि आपने आपने ये जो बिल्डिंग दी है, लीज पे दी है अपनी रिलेटेड पार्टी को फ्री में, वो क्यों दी है, इस तरह से तर्क पूछेगा। इस तरह से क्या करेगा, मैनेजमेंट से उसके जस्टिफिकेशन देगा। मान लो मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हम तो रिलेटेड पार्टी को देते ही हैं और जो हमारी सब्सिडरी है वो भी हमें क्या करती है, अपनी बिल्डिंग फ्री में देती है, तो ये तो हमारा नॉर्मल काम है। तो ऑर्डर को क्या करेगा, सबसे पहले तो ऑर्डर क्या करेगा, मैनेजमेंट से जस्टिफिकेशन देगा, तर्क पूछेगा कि आपने किया क्यों है, या आउटसाइड द नॉर्मल बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शन आपने करी क्यों है, तर्क पूछेगा। उसके बाद वो देखेगा कि मैनेजमेंट ने जो एक्सप्लेनेशन दी है, जो जस्टिफिकेशन दिया है, वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं, उनसे मिल खा रही है कि नहीं। मतलब मैनेजमेंट ने जो भी तर्क वगैरह दिए हैं उन वैसी टर्म्स एंड कंडीशन बनी हुई हैं या फिर नहीं बनी हुई, उसके रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन बनी हुई हैं या फिर नहीं बनी हुई। ऐसा तो नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैनेजमेंट बोल रहा है। अगर मान लो मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो टर्म्स एंड कंडीशन में वो बात लिखी नहीं है, तो ऑर्डर को क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं, फ्रॉड के चांस हो सकते हैं, यहाँ पे क्या हो सकते हैं, फ्रॉड के चांस हो सकते हैं। तो ऑर्डर वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करेगा और पता लगाएगा कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस तरह से। तो देखो ऑर्डर ने क्या क्या करा, ऑर्डर ने पहले देखा बिजनेस, अगर जैसे ऑर्डर को क्या मिली, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मिली, तो ऑर्डर क्या करेगा, सबसे पहले बिजनेस रेशनल देखेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा, उसे एक्सप्लेनेशन लेगा कि आपने ये ट्रांजैक्शन क्यों करी। और जैसे मैनेजमेंट अपनी एक्सप्लेनेशन दे देगा तो चेक करेगा क्या मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन टर्म्स एंड कंडीशन को मेल खा रही है कि नहीं खा रही, टर्म्स एंड कंडीशन को मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही। और अगर वो मैच कर रही है तो ऑर्डर ये एक चीज और देखेगा कि जो ट्रांजेक्शन करी गई है, ये जो खतरनाक वाली ट्रांजेक्शन करी गई है अनयूजुअल, ये TCWG के द्वारा अप्रूव तो करी गई थी ना। देखो ये जो ट्रांजेक्शन होती है ना, मैनेजमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ये भी देखेगा इसकी TCWG से इन्होंने अप्रूवल ली है कि नहीं ली। तो क्या क्या देखा, मैनेजमेंट से तर्क पूछे, फिर देखेगा कि मैनेजमेंट ने जो भी एक्सप्लेनेशन दी है वो टर्म्स एंड कंडीशन से मेल खा रही है कि नहीं खा रही। फिर वो देखेगा कि इसके लिए क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल भी लेनी पड़ती है। तो देखेगा क्या उन्होंने TCWG से अप्रूवल ली है कि नहीं ली, ये देखेगा। और लास्ट में इसने देखा कि मैनेजमेंट के तर्क भी सही लग रहे हैं। ऑर्डर ने क्या देखा कि जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुई है उसमें मैनेजमेंट के तर्क भी सही हैं, उसके रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन भी बनी हुई है, मैनेजमेंट ने इसके लिए TCWG से अप्रूवल भी ली थी। तो लास्ट में ऑर्डर क्या करेगा, ऑर्डर ये देखेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसकी मैनेजमेंट ने एज पर AS या फिर इंडियस अकाउंटिंग तो करिए ना, जैसा जैसा AS इंडिया से बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग तो करिए ना, और जो AS इंडिया से डिस्क्लोजर मांगते हैं वो डिस्क्लोजर तो दिए ना। बस ये ऑर्डर को काम करना है। तो जैसे ऑर्डर को अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मिल जाती है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन क्या होती है ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, क्या होती है अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। तो जैसे ही अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मिल जाती है तो ऑर्डर क्या क्या देखेगा, मैनेजमेंट से कुछ जस्टिफिकेशन मांगेगा, और अगर उसे सही लगते हैं तो देखेगा कि मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन टर्म्स एंड कंडीशन से मेल खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। अगर मेल खाते हैं तो देखेगा क्या मैनेजमेंट ने इनके रिगार्डिंग TCWG से अप्रूवल ली है कि नहीं ली। अगर अप्रूवल ली है तो लास्ट में देख लेगा कि ट्रांजैक्शन की अप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग हुई है और क्या वो एज पर FRF उनका डिस्क्लोजर भी दिया गया है या फिर नहीं दिया गया। बस ये चेक करना है और कुछ नहीं करना, ऑर्डर को ये मेहनत करनी है बस। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, अब एकदम फालतू टॉपिक है, सिंपल रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। देखो ऑर्डर को क्या करने होते हैं, डिस्क्लोजर भी चेक करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, FRF के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना, और ऑर्डर का काम क्या क्या चेक करना है, ये देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर है कि नहीं। इसलिए ऑर्डर को ये भी देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट ने सारे डिस्क्लोजर दिए हैं कि नहीं। तो ऑर्डर देखेगा कि कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, FRF का, AS का, इंडियस का कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग सारे के सारे डिस्क्लोजर दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, ये ऑर्डर चेक करेगा। नेक्स्ट टॉपिक एकदम फालतू, देखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये हर जगह घुस जाता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये हर जगह घुस आता है। तो ऑर्डर क्या करेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगेगा किससे, रिलेटेड पार्टी से। रिलेटेड पार्टी को बोलेगा, सॉरी रिलेटेड पार्टी से नहीं, रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी मांगेगा। क्या बोलेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा मुझे लिख करके दे कि तूने सारी की सारी रिलेटेड पार्टी जो भी तेरे को पता थी सारी की सारी मुझे डिस्क्लोज करी है, और तू उनकी अच्छे से अकाउंटिंग कर रहा है, उनको अच्छे से डिस्क्लोज कर रहा है। यही बात है कि सारी की सारी तूने मुझे डिस्क्लोज करी रिलेटेड पार्टी, और उनकी तू अच्छे से अकाउंटिंग कर रहा है, उनका डिस्क्लोजर दे रहा है। ये सारी की सारी बात मुझको लिख करके दे दे। अब एक टॉपिक और है, ये स्पेशल टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, 260 का टॉपिक, क्या कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड मैटर्स विद TCWG। बताओ ऑर्डर क्या करता है, ऐसे 260 मैंने आपको बताया था क्या करता है ऑर्डर, TCWG के साथ कम्युनिकेशन करता है। क्या क्या कम्युनिकेशन करता है, सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट करता है। अगर ऑर्डर को कुछ परेशानी आती है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आती हैं, वो कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे बता रहा है रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग क्या क्या कम्युनिकेट करेगा, सिग्निफिकेंट बातें, क्या क्या सिग्निफिकेंट बातें कम्युनिकेट करेगा, उसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। बहुत ईजी टॉपिक है और इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ भी सकता है। तो क्या क्या बता रखा है,
क्या क्या मैटर करेगा, क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर हो सकते हैं। पहला नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या नहीं कर रहा, रिलेटेड पार्टी को मान लो डिस्क्लोजर ही नहीं दे रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब बताओ डिस्क्लोजर ही नहीं दे रहा यानी ये तो क्या है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, बड़ी गलती है। अब बताओ जो मैनेजमेंट बड़ी गलती सुधारता नहीं है तो ऑडिटर किसके पास आता है, टीसीडब्ल्यूजी के पास आता है। तो ये किसको बताएगा, टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। पहला एकदम सिंपल सा पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि मैनेजमेंट जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहा है ना वो बिना अप्रूवल के कर रहा है, टीसीडब्ल्यूजी की बिना अप्रूवल के। अभी हमने देखा कि जो ट्रांजेक्शन करनी होती है कैसे करनी होती है, टीसीडब्ल्यूजी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। और मैनेजमेंट ये क्या कर रहा है, मैनेजमेंट टीसी बिना अप्रूवल ये क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो क्या करेगा ऑडिटर, ये बात टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताएगा, देखो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, फ्रॉड वाले काम कर रहा है, तुम्हारी बिना अप्रूवल के काम कर रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी, ऑडिटर को डिफिकल्टी आ रही है रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफाइंग दी अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी, मतलब एक तरह से रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने में ऑडिटर को क्या रही है, डिफिकल्टी। अब याद करो ऐसे 260 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी के साथ, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। उसके अंदर भी मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर ऑडिटर को एविडेंस लेने में, एविडेंस गैदर करने में डिफिकल्टी आती है तो ऑडिटर किसके पास चला जाता है, टीसीडब्ल्यूजी के पास चला जाता है। तो थर्ड पॉइंट इसी की बात कर रहा है कि ऑडिटर को मान लो क्या चीज करने में दिक्कत आ रही है, रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने में, ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है। तो ऑडिटर किससे कम्युनिकेट करेगा, टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करेगा और उससे पूछ लेगा कि देखो यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही है, आप ही बता दो कि आपकी कैसे कंट्रोलिंग पार्टी, आपकी अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी कौन है, इस तरह से पूछ लेगा। एक और देख लो, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज के रिगार्डिंग कई सारे लॉज एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट में बना हुआ है। तो अगर उनके रिगार्डिंग लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं हो रहा तो भी ऑडिटर किसको जाके बताएगा, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बता देगा। और ये बात तो आपने अच्छे से पढ़ी हुई है कहाँ पे, ऐसे 250 में अगर आपको याद हो, अगर एंटिटी लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं करती तो ऑडिटर किसको जाके बताता है, एक तो टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताता है। याद करो अच्छे से, ऑडिटर की तीन जगह रिपोर्टिंग करता है। अगर लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं होता तो ऑडिटर 3 जगह रिपोर्टिंग करते हैं, तो टीसीडब्ल्यूजी को, एक अपनी रिपोर्ट में, और एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। इनको रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। तो अगर ऑडिटर देखता है कि रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं होता तो भी ऑडिटर किसको जाके बताएगा, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बता देगा। तो देखो ये स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हुआ, छोटा सा स्टैंडर्ड था ये भी कंप्लीट हो गया। और ये स्टूडेंट को बहुत खतरनाक स्टैंडर्ड लगता है, और ये एकदम ये एक कैटेगरी है, लेकिन स्टूडेंट इसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को इसकी लैंग्वेज गंदी लगती है, लेकिन है एकदम ईजी। अब इसको एक बार कंसेप्ट बुक से और देख लो। तो देखो सबसे पहले बेसिक एकदम फालतू है, रिलेटेड पार्टी कौन कौन होती है, तो बस एक बार रीड कर लेना कि कौन कौन होती है। अब देखो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा, तो इनके मैनेजमेंट की इंक्वायरी और अपनी टीम से डिस्कशन करेगा। टीम से क्या क्या डिस्कशन करेगा वो मैंने आपको बता दिया था। तो इस टॉपिक को या तो आप 2 तरीके से याद कर सकते हो, तो समझ के याद कर लो क्या क्या डिस्कशन करेगा, एकदम लॉजिकल पॉइंट थे। दूसरा तरीका एक मेमोरी वर्ड बना लो, मेमोरी वर्ड लिखो इसके अंदर आप, हाउ सीएम रिकॉर्ड नेचर, हाउ सीएम रिकॉर्ड नेचर। देखो हाउ से हो गया ये अपना हाउ, सी से हो गया सर्कमस्टांसेज, आर से हो गया रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का बताएगा, रिकॉर्ड्स, एम से पहले हम देखो, एम से मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्कैप्टिसिन, रिकॉर्ड से रिकॉर्ड, नेचर से नेचर। इस तरह से आप मेमोरी वर्ड बना सकते हो इसका। फिर नेक्स्ट टॉपिक आया कि ऑडिटर को किन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट से पता चलेगा कि वहाँ पे न्यू रिलेटेड पार्टी हो सकती है कि जो कि मैनेजमेंट ने हमको पहले डिस्क्लोज नहीं करी थी, किन से पता चल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो देखो या तो इस लैंग्वेज में पूछेगा या फिर इस लैंग्वेज में पूछेगा, जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है सारी पढ़ लेना क्योंकि इन्हीं को यूज़ करके ऐसे इस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट तो लिखने हैं और इसमें से भी कोई 3-4 पॉइंट्स लिख देना, इस तरह से आपको याद करना है। इसका भी अगर आप मेमोरी वर्ड बनाना चाहो तो बना लो, सिल्ली कार, सिल्ली कार। शेयर होल्डर, एस से हो गया शेयर होल्डर रजिस्टर, आई से हो गया इनकम टैक्स रिटर्न्स, एल से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आई से एंटिटी इन्वेस्टमेंट प्लान्स, सी से हो गया कॉन्ट्रैक्ट रिनेगोशिएटेड, ए से हो गया एग्रीमेंट नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और आर से हो गया रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर आया कि अगर ऑडिटर को पता चल जाता है उस रिलेटेड पार्टी के बारे में जो कि मैनेजमेंट ने उनको पहले नहीं बताई थी तो ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर करेगा। तो एकदम लॉजिकल है, समझ के याद करना, एकदम जल्दी याद हो जाएगा। फिर आया आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में, तो ये होती कौन कौन सी, तो कुछ एग्जांपल्स हैं। तो देखो इसको वैसे तो मेमोरी वर्ड बनाने की नीड है नहीं, बनाना चाहो तो लिख लो LOC, LOC। देखो एल से हो गया लीजिंग ऑफ प्रेमिसेज, एल से हो गया लार्ज डिस्काउंट, ओ से हो गया ऑफशोर एंटिटीज, और सी से हो गया कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन और सर्कुलर अरेंजमेंट्स। फिर ऑडिटर डील कैसे करेगा इन एजुअल, अगर ऑडिटर को क्या मिल जाती है, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन मिल जाती हैं तो ऑडिटर इनको डील कैसे करेगा, तो मैंने आपको अच्छे से समझाई दिया ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर्स लगाएगा।
फिर ये फालतू आएगा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से, तो बस रीड करती, बस आपको क्या करना है, ओनली रीड, ये फालतू है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये क्या है, ओनली रीड है, काम का नहीं है। ये कम्युनिकेशन, ये अच्छे से पढ़ लेना, क्या पता इसे पूछ ले, ये ओनली रीड है, इन दो टॉपिक, ये OR है, ये ओनली रीड टॉपिक, एकदम फालतू टॉपिक, बस पढ़ के छोड़ने हैं। और बाकी जितने भी टॉपिक है ना सारे याद करने हैं आपको, बाकी जितने भी टॉपिक है सारे के सारे याद करने हैं। ये वाला टॉपिक भी याद करना है कि कैसे डील करेगा, ये भी याद करना है। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या है, ये भी याद करना है। अगर ऑर्डर को क्या मिल जाती है, अनआइडेंटिफाइड या अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी मिल जाती है, न्यू रिलेटेड पार्टी मिल जाती है, तो उनके लिए ऑर्डर क्या प्रोसीजर लगाएगा, ये याद करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें आप क्या करना है, ये 3 पॉइंट याद कर लेना, और इधर के मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट्स याद कर लेना, बस 4 करोगे तो भी चलेगा। फिर आया डिस्कशन इन द एंगेजमेंट टीम, ये याद कर लेना। इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, ये रीड, बस ये भी ओनली रीड है। इंक्वायरी क्या क्या करेगा, ये ओनली रीड है। डिस्कशन ये आप रीड कर लेना, ये याद भी कर लेना, पूछ ले आई थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, याद कर लेना इसको। तो मैंने आपको बता दिया, ये फालतू है बस। तो इस लेक्चर में हमने देखो ऐसे 530 का, 540 का और 550 का तीनों का एकदम डिटेल में रिवीजन कर लिया, जिसमें 540 और 550 सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।